Now, before we start, just a small brief discussion what we are going to do and what we intend to do accordingly. Okay, firstly, I'll just introduce myself. I'm Nishit Goshar. I'm an MBA in finance and I'm teaching maths subject, that is QA, at foundation levels and MBA levels from last 20 years. Okay, so history of coaching students at CA level. I have quite a good experience and have seen lot of changes in the pattern and examinations. Now, सबसे पहले, out of you people, how many are SP students? 12th SP. Okay. Which college? दोनों? चलो, SP क्यों लिया 11-12 में? Why I'm asking is there are two reasons behind that. First reason is people don't get maths due to marks in some other subject is not good, so maths नहीं देता है, SP देता है. मजबूरी में बोलता है ना, SP ले लेता है वो लोग. लेना maths होता है, ऐसा मजबूरी था तुम्हारा? नहीं, मतलब maths पसंद नहीं है, right? Okay. How much did you score in 10th in maths? Which board? Which school? हाँ, ठीक है. ओके. नाउ लेकिन स्टेट बोर्ड था, राइट? अभी प्रॉब्लम क्या है मालूम है? स्टेट बोर्ड का मैथ्स जो 10th तक का है ना, उसका इश्यू एक ही है कि अलजीब्रा ज्योमेट्री दो पार्ट में डिवाइडेड है. तो विच इज हेटेड मोस्ट, अलजीब्रा या ज्योमेट्री? ज्योमेट्री, बराबर है. तो अभी अलजीब्रा कंफर्टेबल है तो अपने को वही चाहिए. तो फाउंडेशन का मैथ्स में ज्योमेट्री है ही नहीं. थोड़े थोड़े कंसेप्ट आएंगे विच इज इजी टू क्रैक. मतलब ज्योमेट्री जैसा ज्योमेट्री नहीं है, तो पहले तो वो दिमाग से निकाल दो. सेकंड, तुमको तुम्हारा सीनियर्स, मतलब आगे जो लोग सीए कर चुका है या सीए फाउंडेशन कर चुका है, वो लोग तुमको ऐसा डराएगा, मैथ्स बहुत गंदा है, मैथ्स ऐसा है, मैथ्स वैसा है. उनको ऐसा फीलिंग देने का, हाँ हम डर गए, थैंक यू वेरी मच. लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैथ्स को तुम स्कोर नहीं कर सकते हो. इज दैट क्लियर? ये डिस्कशन आज के लेक्चर में होएगा. इसके बाद योर फोकस विल बी डिफरेंट व्हाइल वी डू मैथ्स. क्लियर? अनियो विल डू टुडे मैथ्स सम थिंग्स, बट बिफोर वी स्टार्ट अ ब्रीफ आइडिया व्हाट यू शुड डू इन मैथ्स प्रैक्टिकली. आर यू अवेयर देयर आर हाउ मेनी पेपर्स? ये कौन सा पेपर नंबर है? हाँ, थर्ड. अच्छा है. वाई इट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड? इसलिए पेपर का नाम ऐसा है. वाई इट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड? परफेक्ट. मतलब तुम्हारा aptitude will be more working rather than your calculation. Obviously उसके लिए calculation चाहिए, but steps जैसा उसने बोला उसका जरूरत नहीं है. Now this is made up of how many parts? तुम्हारा जो QA है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है. Which is part 1? Perfect. Business Mathematics. ये तुम्हारा पार्ट 1 है. आई होप ये तुमको डिस्कस नहीं हुआ है कल के लेक्चर में. कल के लेक्चर में अकाउंट से डिस्कस हुआ ना. गुड. पार्ट 2 क्या है? परफेक्ट. दैट इज LR. एंड पार्ट 3 स्टैटिस्टिक्स. ये पेपर नंबर 3 है तुम्हारा, मतलब थर्ड एग्जाम रहेगा. सो इंस्टीट्यूट में बात है ना, सब्जेक्ट से ज़्यादा पेपर नंबर से होता है फाउंडेशन में. Paper 1 is accounts, paper 2 is law, 3 and 4 is maths and QA and eco. Okay. Now the point of discussion is how many marks paper and time. ये accounts नहीं है. Your marks is 100 and your time duration of exam will be 120 minutes, 2 hours, because it is MCQ. So what should be your target?
अगर 120 मिनट में 100 एमसीक्यू करने हैं तो 1 मिनट में कितना होना चाहिए? नहीं, एक एमसीक्यू को एवरेज कितना टाइम लगना चाहिए? एवरेज बोल रहा हूं। अगर 120 मिनट में 100 एमसीक्यू करना है, एवरेज इज 1 मिनट 20 सेकेंड्स। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है मेंटेन करना। नाउ व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस, क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए तुम लोग गलत हैबिट डेवलप करो एग्जाम्स के लिए। जो नॉर्म है इंडस्ट्री का, गलत हैबिट डेवलप करता है और वो 10 से डेवलप होता है। 10 में तुमको बोला जाता है कि एनी 2 आउट ऑफ 3 है तो तीसरा भी करके आने का टाइम रहेगा, तो बोलते ना एक्स्ट्रा। तो पहले तो यहाँ पे एक्स्ट्रा है ही नहीं तुम्हारे पास, लेकिन अपना माइंडसेट क्या बन जाता है सब सॉल्व करने का। अपना माइंडसेट वो है ही नहीं, सब सॉल्व करेगा। इफ यू कैन, इट इज वेरी गुड, बट देर आर चैलेंजेस इन दैट। ये प्रोफेशनल एग्जाम है, ये इतना इजीली सॉल्व नहीं होगा। इज दैट क्लियर? सो अपना टारगेट अपन उस हिसाब से बनाएंगे। सो व्हेन आई से 120 मिनट्स में 100 एमसीक्यूज है, तो एक एमसीक्यू का एवरेज टाइम होना चाहिए 1 मिनट 20 सेकेंड्स। लेकिन कुछ एमसीक्यू तुम्हारा 2 मिनट जाएगा, कुछ 3 मिनट जाएगा, कुछ 5 मिनट जाएगा। तो पेपर कंप्लीट होएगा कि नहीं? तो आंसर इज यस। आज तक कभी भी कोई बच्चे ने ये कंप्लेन नहीं दिया है कि सर मेरा टाइम नहीं मिला, मुझे आता था, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ बिकॉज आई डिडंट गेट टाइम। ऐसा कंप्लेन कभी नहीं आया। हाँ, ऐसा आया है कि सर मेरा पेपर रह गया क्योंकि टाइम नहीं बचा और वैसे भी मुझे नहीं आता था, वो हो सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो अवर टारगेट हैज टू बी, जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे मैथ्स में, द वे वी प्रोग्रेस, अवर टारगेट शुड बी नॉट 1 मिनट 20 सेकेंड्स, विद इन 1 मिनट एज फार एज पॉसिबल। क्यों? अभी इसका बाइफरकेशन बताओ। 100 एमसीक्यू में से मैथ्स के कितने एमसीक्यूज आने वाले पेपर में? 40, फिर एलआर के 20 एंड स्टैटिस्टिक्स के 40। क्लियर? अभी तुम कोई भी सीनियर को पूछेगा या जो ये कर चुका है, वो लोग बोलेगा अरे एलआर का 20 मार्क तो एकदम सिंपल है, ये रोकड़ा मार्क्स है, विच आई ऑल्सो अग्री। लेकिन एलआर इंट्रोड्यूस हुआ है 2019 से। नाउ 2019 में जब इंट्रोड्यूस हुआ था ना, तो पहला 3-4 साल का अटेम्प्ट में एलआर वॉज वेरी वेरी सिंपल, रोकड़ा मार्क्स था 20 मार्क्स, और ये 20 मिनट में स्कोर भी हो जाता था। अभी ये सिचुएशन नहीं है। एलआर इज इजी, मैं पढ़ाएगा ना तुमको लगेगा अरे मस्त है, मजा आ गया, लेकिन मुझे मजा नहीं आएगा बिकॉज ये जो 20 एमसीक्यू है ना, ये तुम्हारा 20 मिनट में नहीं होएगा। बेट ऑन इट, इट विल टेक मोर टाइम, मिनिमम 30 मिनट्स, मैक्सिमम 40 to 45 मिनट्स। सो अगर तुम ये कर रहे हो तो ये एक्यूरेटली करने का कि 20 पूरा आना चाहिए, भले टाइम जाता है। इज दैट क्लियर? दैट इज वन अवेयरनेस विच आई एम ब्रिंगिंग। सेकेंड, स्टैटिस्टिक्स में कुछ एमसीक्यूज ऐसा रहेगा जो थियरी रहता है। लाइक तुम थियरी क्वेश्चन पढ़ता है, सीधा ऑप्शन दिया, मार्क किया, खत्म, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, सोचने का नहीं है। थियरी आता है, हो गया, मार्क हो गया, विच इज ऑलमोस्ट 5 सेकेंड में मार्क हो जाता है। तो टाइम बचता है, तो टाइम एडजस्ट हो जाता है। लेकिन एलआर में ज्यादा टाइम जाता है ना, तो प्रेशर की वजह से पीछे के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस जो बचते हैं ना, उसमें गड़बड़ होता है। ऐसा होता है बच्चों के साथ। ये मैं आज इसलिए बोल रहा हूं, मेरे को डराना नहीं है, लेकिन मेरे को मेंटली प्रिपेयर करवाना है कुछ चीजों के लिए कि भाई लाइटली मत लेना एलआर को। भले पब्लिक बोलता है, पब्लिक को बोलने दो, उनको यही यकीन दिलाने का हाँ इजी है, 20 मार्क तो रोकड़ा है। लेकिन वो 20 मार्क के लिए कितना मेहनत लगेगा ना दिमाग पे, वो नहीं मालूम है बहुत जन को। और उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक अभी आ रहा है। अभी पेपर पैटर्न कैसा रहेगा मालूम है तुमको? एनीबडी इज अवेयर पेपर पैटर्न? अभी एमसीक्यू में क्या पेपर पैटर्न? तो जून 2024 के पहले पेपर पैटर्न ऐसा था,
क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 40 लाइन में मैथ्स था। क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 60 लाइन में 20 सम एलआर था एंड 61 टू 100 लाइन में 40 एमसीक्यू स्टैटिस्टिक्स था। ये जून 2024 के पहले का सिनेरियो है। लेकिन जैसे ही अभी जून 2024 का अटेम्प्ट आया, मतलब अभी वो लोग ने साल में 3 अटेम्प्ट किया है, तो अभी सिनेरियो क्या हो गया मालूम है? इट कैन बी क्वेश्चन 1 एलआर, क्वेश्चन 2 स्टैट्स, क्वेश्चन 3 एलआर, क्वेश्चन 4 मैथ्स, मतलब जंबल। और ये भी सीक्वेंस आ सकता है। इसका मतलब ये है कि आईसीएआई, समझो ये तुम एडमिशन आज एग्जाम के लिए बैठा है, आज मैथ्स का एग्जाम है आईसीएआई का, यू आर सिटिंग टुगेदर, यू विल गेट सेट 1 जिसमें ये सीक्वेंस है, यू विल गेट सेट 2 जिसमें ये सीक्वेंस है, दोनों में सम सेम है, जो 100 के 100 एमसीक्यू सेम एमसीक्यू है, खाली नंबर अलग अलग है। तो इसमें डिफिकल्टी इधर नहीं आता है, ये बहुत सिंपल है। जिसको ये सेट आया ना वो थोड़ा एडवांटेज में है। क्या एडवांटेज है? आज तुम मेंटली प्रिपेयर करके आया ना कि किसका लेक्चर है, मैथ्स का, तो उसके बीच में मैं इको का बात करूं, लॉ का बात करूं तो डिस्टर्ब होता है माइंड थोड़ा। तो सेम ऐसा इधर ऐसा है। एलआर में तुम्हारा सोच चल रहा है, 1 मिनट से ज्यादा चला गया तो धीरे धीरे प्रेशर बिल्ड होता है। स्टैट्स, फिर स्टैट्स में सोचना पड़ता है, फिर वापस एलआर में सोच, मतलब शिफ्टिंग ऑफ माइंड इज टेस्टेड हियर। इसलिए अपना टारगेट क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली पूरा 100 आना चाहिए एमसीक्यू सॉल्व करने को, लेकिन एज ऑफ नाउ टारगेट रखो कि 85-90 एमसीक्यूज में करेगा। टारगेट वैसा रखो, फिर तुम खुद डिसाइड करो कि तुमको कितना लाना है। वो मेरा टारगेट नहीं है, मैं तो 100 ही बोलेगा, लेकिन वो इम्प्रैक्टिकल है थोड़ा। वो मोटिवेट करने के लिए बोलेगा, लेकिन रियलिस्टिक नहीं है। जब तक तुम करेगा नहीं, मुझे पता नहीं चलेगा तुम ला सकता है कि नहीं। तो टारगेट वैसा बनाओ, बिकॉज दिस इज जेन्युइनली अ चैलेंज फॉर अ चाइल्ड टू मेक शिफ्ट ऑफ माइंड। नॉट दैट इजी। इज दैट क्लियर? अभी बहुत जन बोलता है सर मैं एक काम करता हूं, मैं 40 से चालू करेगा, पहला टफ पूछता है तो मैं बीच में से चालू करेगा। ये सब मिथ है। टफ उसको लगता है जो पढ़ के नहीं जाता है, और पहला 5 अगर टफ है ना तो समझ जाना पीछे बहुत पपलू है। वो साइकोलॉजिकल गेम खेलता है वो लोग, जो इधर खेलता था वो लोग। पहला 5 एकदम टफ डालेगा जो क्रैक ही नहीं होता है, मतलब सॉल्व ही नहीं होता था, अलग ही लेवल का डाल देता था। फिर 6वां 7वां में ऑलरेडी प्रेशर में क्या हो जाता है। सपोज आज T20 का मैच कोई खेल रहा है, पहला 2 ओवर में लेटेस्ट से 2 ही रन बनाए, तो तीसरे ओवर से बैट्समैन क्या करना चालू करेगा? आड़ा तेड़ा मारना चालू करेगा और उसमें वो आउट हो जाता है। सेम साइकोलॉजी अप्लाई करता है लोग इधर। तो प्रेशर तो लेना ही नहीं, इसलिए मैं टारगेट क्या बोल रहा हूं, 80-85। तो पहला 5 गया, जाने दो, वैसे भी अपने को कम करना है, तो धीरे धीरे वो आ जाएगा 90-95 पे। समझ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा बोला नहीं रहेगा कि थोड़ा छोड़ दो। उल्टा बोल रहा हूं ना मैं, क्योंकि उसका सेंस है। व्हाट इज द सेंस? तुम अगर 100 का 100 अटेम्प्ट करता है, इसमें से समझो तुम खाली 80 में कॉन्फिडेंस है, एक्यूरेट है, सर 80 तो कंफर्म करेक्ट है, मतलब 20 में क्या मारा है, तुक्का मारा है। लेट अस से तुम्हारा 20 रॉन्ग है, तुक्का मारा है, अटेम्प्ट किया है, रॉन्ग है, तो तुमको कितना मार्क्स मिलेगा? कितना? कैसे? एग्जैक्टली। आई होप एवरीबडी इज अवेयर नेगेटिव मार्किंग है। अभी नेगेटिव मार्किंग की वजह से जो तुमको, अगर समझो तुमने 20 अटेम्प्ट ही नहीं किया होता तो तुम्हारा 80 मार्क होता था, 5 मार्क बढ़ जाता था तुम्हारा। लेकिन सिंस तुमने 20 में ऐसा R&D करके तुक्का मारा है, तुम्हारा ये 80 के बदले कितना आएगा? मतलब नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, 0.25। 20 तो गया और नेगेटिव 1/4 मतलब 5 और गया।
और ये जो 5 मार्क का गैप है ना, 5 मार्क का गैप है ना, वो अग्रीगेट में बहुत काम आता है। व्हेन आई से अग्रीगेट, तो अग्रीगेट कितना चाहिए? 200। तो 200 पहुंचने में बहुत काम आता है ये। तो ये ऐसा दान मत करो। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जितना आता है उतना ही अटेम्प्ट करो। ये 10th और 12th बोर्ड जैसा नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तू टेंशन मत ले, पढ़ेंगे अपन अच्छे से। खुश होके पढ़, प्रेशर में मत आ। नाउ पॉइंट इज, ये सिनेरियो में बहुत टाइम तुमको ऐसा लगा 12th में, जो लोग मैथ स्टूडेंट है, कि क्यों करते हम लोग ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं या ये टॉपिक क्यों पढ़ते हैं, ऐसा लगा? इधर काम आएगा, लगता है ना ऐसा? हाँ, तो वो इधर भी लगेगा, वो इधर भी ऐसा लगेगा तुमको, ये क्या करना है सीए में ये करके। इसलिए इसका नाम क्या है, हेडिंग क्या है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये तुम्हारा माइंड को बोलता है ना, ट्यूनिंग करता है। चलो ऐसा समझ के पढ़ो, प्रैक्टिकली अप्लाई होता है, जिधर जिधर होएगा उधर में कनेक्ट भी करेगा। लेकिन फिर भी तुमको ऐसा लगता है, अरे यार सर इसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा। क्लियर? तो सीए कोर्स ही वैसा है। हाँ, अगर ये सब चीजों का तुम ध्यान रखते हो, रेगुलरिटी रखते हो, डिसिप्लिन में पढ़ते हो, मैं ये नहीं बोलता हूँ 10-10, 12-12 घंटा पढ़ो, वो जरूरत नहीं है। क्वांटिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्वालिटी ऑफ स्टडी इज इंपॉर्टेंट। क्वांटम मतलब तुमने 10th 12th में किया रहेगा अकाउंट्स का 20-25 पेपर, बोर्ड का लास्ट 20 साल 10 साल का पेपर सॉल्व किया रहेगा, वो सब इंपॉर्टेंट है ही नहीं प्रोफेशनल एग्जाम में। ऑब्वियसली इफ यू डू इट इज वेरी गुड, प्रैक्टिस है वो, बट उससे तुम्हारा इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बढ़ता है क्या? देन आंसर इज आई डाउट। क्योंकि तुम अगर 12th का पेपर्स देखा रहेगा ना, तुम्हारा सब पेपर में सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आता है। ये ऐसा नहीं है। हाँ, मैं बोलेगा कि ये आता है ये नहीं आता है, ऐसा छाती ठोक के नहीं बोलेगा। 12th में हम बोलता था ये मत करो ये करो, यही आएगा, और वही आता था। इधर में छाती ठोक के बोलेगा ही नहीं, मैं बोलेगा दिमाग से करो, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल कि रिपीट हो, इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि रिपीट हो। वी डोंट नो। समझ में आया? यस और नो? चलो फाइन। सो दिस वॉज ब्रीफ आइडिया अबाउट क्यूए। अभी हमको क्यूए में कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं उसके बारे में बात करते हैं। चलो, दिख रहा है? पार्ट ए, एज यू सेड, बिजनेस मैथमेटिक्स, फर्स्ट 8 टॉपिक्स मैथ्स के। इन शॉर्ट दिस इज 8 टॉपिक्स। एसपी वाले ऐसा नहीं है कि तुमने पढ़ा नहीं है ये, लेकिन मैथ्स वाले थोड़े बेटर पोजीशन में क्यों है? इसलिए नहीं क्योंकि वो लोग ने 11-12 मैथ्स में पढ़ा है, ऐसा कोई रूल ही नहीं है। मैं तुमको समझाता हूं, तुम्हारे में और एसपी में फर्क क्या है? मैथ्स और एसपी में खाली स्पीड का फर्क है। तुमको टाइम लगेगा सॉल्व करने को, सॉल्यूशन आएगा, मैथ्स वाला ऐसा बोल देगा क्योंकि उनको आता है। यही फर्क है, स्पीड का फर्क है। तो कभी भी ऐसा फीलिंग आया ना ग्रुप में कि यार हम ये लोग को तो जल्दी आंसर आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, चलेगा, अपने को 80 अटेम्प्ट करने हैं, ये याद रखो। और ये लोग का भी एग्जाम एक ही टाइम पे होने वाला है, ये लोग को भले जाने दो। मैं इनका स्पीड रोकना नहीं चाहता है, लेकिन मैं तुम लोग को डिमोरलाइज भी नहीं करना चाहता है। तो फिलहाल स्पीड इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, फिलहाल इंपॉर्टेंट इज एक्यूरेसी। अगर तुम एक्यूरेट है ना तो 80 सॉल्व करके आओ, ये लोग को 100 सॉल्व करने दो, स्पीड में गड़बड़ करेगा ना तो 80 पे ये लोग भी आ जाएगा, डजेंट मैटर, इट इज वेरी सिंपल। समझ रहा है? तुम्हारे लिए ये सब्जेक्ट इज मेंट टू पुश योर एग्रीगेट। कुछ कंसेप्ट्स रियल लाइफ में काम भी आते हैं, दैट विल डिस्कस। अभी पहला टॉपिक क्या दिख रहा है? रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसिस एंड, मतलब एक्चुअली ये 4 टॉपिक है, 4 अलग अलग कंसेप्ट है, रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसिस एंड। अभी इसमें से तुमने रेशियो प्रपोर्शन तो ऑलरेडी 10th में अलजेब्रा में पढ़ा है, इंडाइसिस भी अपन ने पढ़ा है लोअर स्टैंडर्ड्स में। ये वाला लॉगरिथम नया है, वो मैथ्स वालों के लिए भी नया है, उन लोगों ने खाली 12th में थोड़े लॉस पढ़े बस, बाकी कुछ पढ़ा नहीं है लॉग में वो लोग ने। मतलब इन शॉर्ट तुम दोनों एट पार है। फिर सेकेंड टॉपिक क्या है? अभी इक्वेशन तुमने ऑलरेडी जो बचपन में पढ़ा है वही है,
खाली हम लोग अभी मेथड से सॉल्व नहीं करेगा, शॉर्टकट से करेगा। लीनियर इक्वेशन, एक वेरिएबल वाला, दो वेरिएबल वाला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब तुम पढ़ने वाला है। क्लियर है? खाली शॉर्टकट से करेगा, विल नॉट सॉल्व जो मेथड से करते थे ना, जरूरत नहीं है। जिधर जिधर शॉर्टकट अवेलेबल है शॉर्टकट से करेगा। फिर आता है लीनियर इनइक्वालिटीज, मतलब तुम्हारा ये पहला टॉपिक ऐसा है जो तुम्हारे लिए नया है, एसपी वालों के लिए। मैथ्स वालों ने तो ये भी पढ़ा हुआ है, और ये टॉपिक खाली 1 मार्क का आता है, एक एमसीक्यू। तो अभी एक एमसीक्यू के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, वो करेंगे, इट इज वेरी इजी, ज्यादा टाइम जाएगा भी नहीं इसमें। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट crucial and important topic of your maths. What is this mathematics of finance? इसमें simple interest है, compound interest है, and there is one more concept which is new and that is annuity. तो मैथ्स वाला बोलेगा हाँ सर एन्युटी हमने पढ़ा है 12th में, वो खाली फॉर्मूला डाल के सॉल्व किया है, पढ़ा नहीं है। तो 12th में एन्युटी जो है ना वो बेसिक लेवल है, और उसमें वैल्यू भी ब्रैकेट में दिया रहता है, इधर कुछ नहीं देगा वो लोग। तो इट इज न्यू फॉर देम ऑल्सो। अच्छा, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्लियर? फिर आता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अगर तुम्हारा ये टॉपिक पावरफुल हुआ ना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल टॉपिक जो हम लोग यूज भी करता है डे टू डे लाइफ में। ये अगर पावरफुल हुआ तो इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सीधा प्रोबेबिलिटी, क्योंकि उसमें इसके कंसेप्ट्स यूज होंगे। अगर तुम्हारा ये पावरफुल है तो प्रोबेबिलिटी पावरफुल होगा, ये दोनों पावरफुल है तो थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पावरफुल होएगा, और ये तीनों पावरफुल है तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा सेट रिलेशन फंक्शन पावरफुल होएगा। मतलब ये चारों टॉपिक एक दूसरे का लिंक में है, जो अपन एक दूसरे के लिंक में पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? हाँ, अभी ये जो मैंने बोला सेट रिलेशन फंक्शंस, उसमें सेट वाला पार्ट तो तुमने पढ़ा ही है बचपन में, वो सेम ही है, लेकिन रिलेशन फंक्शन इज न्यू फॉर एवरीबडी। भले ये लोग ने 11 में नाम सुना है, पढ़ा नहीं है। वो नाम सुना है, एक एक्सरसाइज है 10-12 सौ में, बस उतना ही पढ़ा है। तो लोग सिर्फ तुमसे 10-12 सम आगे है, लेकिन कंसेप्चुअली क्लैरिटी नहीं है ये लोग को भी। आई कैन बेट ऑन इट, इधर भी पढ़ाया रहेगा, लेकिन आई कैन बेट ऑन इट। तो अपन जो पढ़ेंगे वो डेप्थ में जाएंगे थोड़ा सिमिलरली, और वो लोग ने गलत नहीं पढ़ा है, 11-12 में उतना ही कंसेप्ट पढ़ाया, बस हो जाता है, दैट इज ओके। फिर आता है सीक्वेंस सीरीज, जिसमें लिखा है एरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें से एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑलरेडी तुमने 10th में किया हुआ है, दैट इज एपी। तुमको नया पढ़ना है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये एक टॉपिक है जो बहुत इजीली सॉल्व होता है मैथ्स वाले से, क्योंकि वो लोग ने 11 में मास्टरी किया रहता है टॉपिक। लेकिन ये टॉपिक का ब्यूटी है कि पूरे क्यूए में सबसे ज्यादा शॉर्टकट्स ये टॉपिक में, सबसे ज्यादा शॉर्टकट्स ये टॉपिक में यूज करेगा अपन। क्लियर? फाइन। ये हो गया पहला 7 टॉपिक मैथ्स का। 8वां टॉपिक इज डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। हाउ मेनी ऑफ यू हेट इंटीग्रेशन? आता है सब, सारे टाइप्स। डेरिवेटिव जिसको ये आता है, विच इज मैथ स्टूडेंट्स, इट इज गुड, यू हैव एन एडवांटेज ऑफ 4 मार्क्स। पहले ये 2 ही मार्क का आता था, एक डेरिवेटिव का क्वेश्चन और एक अभी रिसेंटली जून 24 से वो लोग ने 2-2 क्वेश्चन पूछना चालू किया है। मतलब इसका वेटेज इज मैक्सिमम 1 से लेके 4 मार्क का। तो जिसको ये आता है एडवांटेज है। एसपी वाले हम लोग सिर्फ ये पढ़ेंगे पहले, फिर तुम्हारे में जान रहेगा और इच्छा रहेगा तो ये पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? एंड इट इज ओके। इसलिए मैं तुमको क्या बोला, 80-85 जितना अटेम्प्ट होना चाहिए। तो ये 4-5 मार्क का छूटेगा ही तुम्हारा। रीजन नंबर 1, आज ये 4 मार्क के लिए पूछते हो लोग, हमेशा नहीं पूछा है। ये लास्ट 2 अटेम्प्ट से 4 मार्क का आ रहा है। तो अगर वो 4 मार्क के बदले 1 मार्क का है तो 1 मार्क के लिए इसके ऊपर
टाइम डालना इज फुलिशनेस फॉर एसपी स्टूडेंट्स। मैथ स्टूडेंट डालेगा क्योंकि उनको आता है, 12th में पढ़ लिया वो लोग ने। तो ये अपना लास्ट टॉपिक रहेगा सिलेबस का, जिसमें मैथ वाले फटफट करके निकल भी जाएंगे, अपन पढ़ेंगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। वो अगर समझो 2 मार्क का आया, एक इंटीग्रेशन एक डेरिवेटिव, तो उसमें से हम लोग 1 मार्क तो खींचेंगे ही। ये डेरिवेटिव तुम पढ़ सकते हैं आज की तारीख में भी। इंटीग्रेशन क्यों नहीं? क्योंकि बहुत लेंदी है, और जब तक डेरिवेटिव रजिस्टर होता है इंटीग्रेशन उसका उल्टा होता है, रिवर्स होता है, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो वो बाद में देखेंगे। इफ यू आर कंफर्टेबल विल डू इट, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल वी कैन लीव इंटीग्रेशन। ऑब्वियसली मैथ्स वाले करेंगे, तो प्रेशर नहीं लेना है इसके लिए। और डराएगा पब्लिक, इन लोग में से भी कोई डराएगा, अरे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, तो बोलने का हाँ डर गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। So don't worry about that. Is that clear? Fine. Now coming to logical reasoning. पहला टॉपिक क्या है? नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड। अभी ये क्या है एग्जैक्टली? अभी नंबर सीरीज है ना, ये सुडोकू जैसा है। मतलब हम लोग कभी कभी ऐसा सॉल्व करते रहते हैं, नंबर में सीरीज में नंबर दिया रहेगा, ये जो एपी में दिया रहता ना वैसा ही है। सपोज मैंने दिया है 2, 4, 8, 16, नेक्स्ट नंबर डैश, तो पैटर्न ढूंढना पड़ता है। तो पैटर्न ढूंढेगा, दैट इज नंबर सीरीज। अभी वो पैटर्न क्या था, यहां पे डबल होते जा रहा था, बराबर। ऐसा डिफरेंस भी रहेगा, स्क्वायर्स भी रहेगा, क्यूब्स भी रहेगा, स्क्वायर रूट रहेगा, क्यूब रूट रहेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन रहेगा। पैटर्न ढूंढने के लिए टाइम लगता है, इसलिए मैं बोला एलआर में टाइम जाएगा। समझ करेंगे तभी तुमको लगेगा अरे क्या फटाफट हो रहा है, फटाफट हो रहा है। एग्जाम में ऐसा नहीं आता है, अच्छा लेवल का सम आता है। तो इट विल टेक टाइम, और देने का टाइम। अगर तुम दे रहा है और बरोबर कर रहा है ना तो 20 मार्क रोकड़ा है, बट इट फेचेस टाइम। अगेन आई से इट फेचेस टाइम। कोडिंग डिकोडिंग, अभी कोडिंग डिकोडिंग कैसा रहता है? सिंपल बात करता हूं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग, नंबर और लेटर या लेटर और लेटर। रुके, लेक्चर बाकी है, इतना जल्दी फ्रस्ट्रेट मत हो। चल, व्हाट इज योर नेम? ओके, लेट अस मेक दिशा का कोड। अभी ध्यान से सुनो। एच कौन सा पोजीशन होता है? गिनो। हाँ, मेरे को भी याद नहीं है। A B C D E F G H S वन 9। अभी वो लोग तुमको स्टेटमेंट में ऐसा देगा, दे विल गिव यू लाइक दिस, if Disha is coded as 491981, ये मैंने अलग अलग लिखा इसलिए अपने को समझता है पोजीशन वाइज है। देन व्हाट इज द कोड ऑफ शादी? दिस इज कॉल्ड कोडिंग डिकोडिंग। अभी इसमें 2 वेराइटी है। ओरिजिनल वर्ड क्या था, और जो क्वेश्चन पूछा है ना सारे वही लेटर्स है, खाली घुमाया। ऐसा हो सकता है, तो अपने को इधर से घुमाने का है। पहले एस है तो एस का, फिर एच, ए, डी, आई, मतलब ये बनेगा 198149। ये आंसर है। मतलब जो वर्ड दिया है ना उसके लेटर्स को जंबल करके दूसरा वर्ड दे रहा है, तो उसमें से ही उठाने का, वो अपने को क्लिक होना चाहिए। या फिर चलो शादी के बदले लेट अस से कृषिव नाम है ना तेरा, संयम। कृषिव कौन है? ओके, चल संयम बात करते हैं। संयम डबल वाई है, बरोबर है स्पेलिंग। अभी इसका कोड बनाओ, तो कैसे बनाएगा?
तो चेक करने का जो सेम लेटर है, ओके ये 19 है 1, अभी y इज 1, m 13, हो गया, कोड बन गया, कोड बन गया। सो दैट इज कॉल्ड कोडिंग डिकोडिंग, बरोबर है। ये कैसा है, लेटर्स को कोड कैसे किया, नंबर डाल के। अभी और एक वेराइटी ऐसा आ सकता है, लाइक समझो दिशा इज कोडेड दिस वे, तो अभी बताओ संयम का कोड क्या रहेगा। हाँ एग्जैक्टली, मतलब डी का ई नेक्स्ट लेटर, सब नेक्स्ट लेटर है तो सब नेक्स्ट लेटर इधर भी डालो, जेड जेड बी एन। अभी ये एक एक लेटर नेक्स्ट किया है, शायद ये लोग ऑल्टरनेट लेटर करे, प्रीवियस लेटर करे, कुछ भी करे, पैटर्न ढूंढना है अपने को। एक बार पैटर्न मिल गया तो हो गया, खत्म हो गया काम। लेकिन वो ढूंढने में टाइम जाता है और अपने को याद नहीं रहता ना। सीधा वाला अपन कर सकते हैं, उल्टा वाला कैसे करेगा। समझो लेट अस से ए बी डी, उसका नंबरिंग किया वो लोग ने उल्टा पोजीशन नंबर किया है, तो उल्टा पोजीशन भी अपने को आना चाहिए ना। इधर से ऐसा उल्टा 26 तो है नहीं इसमें, तो लफड़ा होता है ना, तो टाइम जाता है, दैट इज द रीजन। और बायट नहीं हो सकता है, ट्रस्ट में, मुझे भी बायट नहीं हो सकता वो बायट। क्लियर, तो दैट इज योर कोडिंग डिकोडिंग। अभी ऑड मैन आउट, ये पूरे टॉपिक में इसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, एंड इट इज वेरी इजी ऑल्सो एंड वेरी ट्रिकी ऑल्सो। चलो ये क्लास में ऑड मैन आउट कौन है? हाँ मैं, क्यों? एग्जैक्टली, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, तो वी आउट ऑफ वी पीपल ऑड मैन आउट इज मी, वेरी इजी, करेक्ट। लेकिन वो लोग तुमको नंबर में घुमाएगा, ध्यान से सुनो। नॉट 4, चलो ऑड मैन आउट, वाई इवन प्राइम नंबर, इवन नंबर नहीं, इवन, ठीक है। बाकी सब ऑड नंबर है लेकिन प्राइम है, ठीक है। ऑड नंबर में इधर 9 नहीं है, इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो ऐसा पैटर्न आता है। सपोज ऐसा दिया, Q1, तो 1 is a perfect square, 1 square is 1, why? ये क्यूब है, बाकी सब स्क्वायर। तो थोड़ा सोच के ध्यान से करने का, लफड़ा उधर हो जाता है। ऑब्वियसली यू लर्न, बट दिस इज व्हाट इज इंटरेस्टिंग, बट इट टेक्स टाइम। ओनली फियर इज टाइम, इट इज इजी टू क्रैक। चलो डायरेक्शन टेस्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। हाउ मेनी डायरेक्शंस आर देयर? हाँ करेक्ट, बता कैसे? एक मिनट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट। एवरीबडी अग्रीज टू दिस। ये 4 मेन डायरेक्शन है, तो इसके बीच में ये हो गया डायगोनल, नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ, साउथ ईस्ट एंड
साउथ वेस्ट, इसलिए 8 मेन डायरेक्शन गिन के करने का। अभी वो लोग तुमको ऐसा देगा कि वो स्टार्ट कर रहा है नॉर्थ की तरफ, फिर वो लेफ्ट मार रहा है, तो ऐसा। अभी वो वापस लेफ्ट मार रहा है, किधर लेफ्ट मतलब नीचे की तरफ। ये अपने को समझ में आना चाहिए। अभी वो पूछ रहा है किधर जा रहा है, साउथ। जैसे घुमा फिर आके देगा वो लोग। तो इंफॉर्मेशन दिया वैसा बनाते जाने का और फाइनल डायरेक्शन मिलेगा। क्लियर? फिर सिटिंग अरेंजमेंट, ये टॉपिक की वजह से मार्क्स जाता है एलआर में। क्यों? क्योंकि वो लोग एक ही क्वेश्चन देगा, एक पूरा बड़ा क्वेश्चन बना के देगा, अपने को उसका अरेंजमेंट बनाने का, और फिर वो अरेंजमेंट के बेसिस पे 4 सब क्वेश्चन आंसर करने का। मतलब जो एलआर में ये टॉपिक का 4 मार्क है, वो एक ही क्वेश्चन में 4 सब क्वेश्चन देके करते। तो अपना ओरिजिनल अरेंजमेंट अगर गलत है तो 4 आंसर रॉन्ग आएगा। समझो अपना अरेंजमेंट गलत है तो 4 में से शायद 2 रॉन्ग आएगा, 2 सही आएगा, क्योंकि अपने को अरेंजमेंट मालूम ही नहीं ओरिजिनली क्या है। तो ये क्लिक करना इज अ टास्क, अगेन टाइम कंज्यूमिंग। अच्छा, इसमें होता क्या है? सिंपल है। अभी सपोज ये 3 जन ऐसे बैठे हैं, तो बोलेगा ये इसका लेफ्ट में, ये इसका राइट में, ये उसके पीछे, ये उसके आगे, अभी बीच में कौन है, ऐसा पूछेगा वो लोग। तो बीच में अपने को पर्सन ढूंढने का कौन है। क्लियर? इंफॉर्मेशन के हिसाब से बिठाने का सिटिंग अरेंजमेंट, दैट इज व्हाट इज सिटिंग अरेंजमेंट। इट इज अ स्मॉल टॉपिक बट इट इज वेरी ट्रिकी। चारों में से सिटिंग अरेंजमेंट इज द ओनली ट्रिकी वन। If you don't crack or make it properly, your answers might go wrong. ये है इजी लेकिन थोड़ा इरिटेटिंग है। ब्लड रिलेशन, इसके तुम 10 सम से ज्यादा किया ना तो तुम्हारा सैचुरेशन लेवल आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कैसा रहता है। अच्छा मेरे को बताओ, फादर्स फादर कौन होता है? एंड व्हाट इज मदर्स फादर? ठीक है। चाचा के बच्चे कौन हुए अपने, और मासी के बच्चे मैटरनल ब्रदर, कजिन। तो ये कैसा है मालूम है? व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट, परफेक्टली करेक्ट, लेकिन फादर्स फादर बेसिकली होता है पैटर्नल ग्रैंडफादर। तो ऑप्शन में अगर पैटर्नल ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर दिया तो तुम क्या मार्क करेगा? पैटर्नल ग्रैंड। लेकिन पैटर्नल वर्ड ही नहीं है, खाली ग्रैंडफादर है तो ग्रैंडफादर, विच इज करेक्ट। तो इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, कुछ नहीं कर सकता इसके। लेकिन इसमें तुम इलिसिट रिलेशंस नहीं सोचेगा। सर वो उसका स्टेप मदर भी हो सकता है, स्टेप फादर भी हो सकता है। ये सोच कैसे आएगा ना, वो भी समझाता हूं। व्हाट्स योर नेम? पार्श्व। एंड व्हाट? अनीशा। Parshva is my son, but I am not father of Anisha. Parshva is my son. I am not father of Anisha, and they both are brother sister. Think. हाँ? नहीं, दिमाग उधर ही जाता है। सपोज इफ यू बोथ आर ब्रदर सिस्टर, पार्श्व इज माई सन बट आई एम नॉट योर फादर। नहीं, अगर तुम कजिन है तो मैं कजिन बोलता ना, ब्रदर सिस्टर बोलता क्या? प्लीज अंडरस्टैंड दैट। ऑप्शन देगा तो आंसर आ जाएगा ना। अच्छा चल, ऑप्शन में कजिन है, फिर अंकल है, आंट है, एंड मदर है। आई रिपीट वंस अगेन, थिंक। हाँ अंकल तू बुला सकते मुझे, मैं कल शेव करके आएगा। सी लिसन अगेन, डोंट लुक एट मी, थिंक थिंक
तुम मुझे देख के आंसर दे रहा है, मतलब मेरा जेंडर बेस्ड आंसर दे रहा है तुम। तो मैं क्या बोल रहा हूं, सुन बरोबर से। यू बोथ आर ब्रदर एंड सिस्टर, एग्जाम्पल है, मे बी यू माइट नॉट बी, बट ब्रदर एंड सिस्टर। पार्श्व इज माई सन, अनीशा इज, आई एम नॉट फादर ऑफ अनीशा, अनीशा ना। अगर मैं तेरा फादर नहीं है, मदर तो हो सकता है ना, इसलिए अपना रिलेशन किधर जाता है, थॉट किधर जाता है, एग्जैक्टली। जेंडर आज तुम मेरे को देख के किया ऐसा, इसलिए तुम ऐसा, लेकिन मैं बोल रहा हूं ना कि आई एम नॉट हर फादर, तो मैं फादर नहीं है, लेकिन ये मेरा सन है और ये दोनों भाई बहन है, तो मैं क्या हुआ, मदर। प्लीज अंडरस्टैंड। और ये थॉट है ना, उधर एग्जाम में बहुत R&D होता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। अगर उसको स्टेप वाला बात करना है ना, तो बोलेगा समझ में, एग्जैक्टली। या वो लोग ऐसा कजिन बोलना है तो मैं कजिन बोलेगा, कजिन आर नॉट ब्रदर सिस्टर, कजिन इज कजिन। प्लीज अंडरस्टैंड, कजिन इज कजिन। मतलब मेरा मामा का लड़का मेरा कजिन है और मेरा मामा की लड़की भी मेरी कजिन है, सिस्टर नहीं है, कजिन है। प्लीज अंडरस्टैंड। तो ये रिलेशंस का क्लैरिटी। अच्छा, ये सीए में किधर आएगा सर? इससे तुम्हारा एनालिटिक्स पावरफुल होता है, ऑडिट करने में बहुत काम आएगा, डॉट्स को जोड़ना है तो ये एंट्री इधर से आया तो उसने क्यों दिया उसको, वो लोग दोनों का क्या रिलेशन है। एज अ सीए यू शुड नो ऑल दिस थिंग। तो इससे माइंड थोड़ा एक्टिव हो जाता है बहुत। यू कैन कनेक्ट द डॉट्स वेरी नाइसली। इज दैट क्लियर? दिस इज एलआर। अभी टाइम जाता है इसमें और जाएगा। अभी मजा आ रहा है, सिंपल लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे सैचुरेशन बढ़ जाता है इसमें। ये जब भी चैप्टर करेगा ना, अचानक से पब्लिक आवाज करेगा, अरे नहीं वो उसका बाप है नहीं वो उसकी माँ है, ऐसा आवाज आता है, बिकॉज दे आर इन टू दैट सॉल्विंग। तो वो होता है, बट टाइम जाता है। दिस इज एलआर फॉर यू। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एंड ये टॉपिक सेकेंड लास्ट टॉपिक है अपना। लास्ट कौन सा था? डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। ये अपना सेकेंड लास्ट टॉपिक है, रीजन नंबर 1। ये टॉपिक में पढ़ाने जैसा कुछ नहीं है, मतलब मैं खाली बड़बड़ करेगा, तुम सुनेगा और अपन मार्क करेंगे, जो मैं करने नहीं देगा ऐसा। तो मैं क्या करूंगा ये टॉपिक में अभी से बोल रहा हूं। सबसे पहले ये टॉपिक अलग है, लेकिन ये फुल टॉपिक नहीं है, इंस्टीट्यूट ने ऐसे उठा के थोड़ा डाल दिया, तो इसके समझ नहीं है। मतलब इसका सिर्फ और इसका टोटल 25 MCQ है सिर्फ। ये इंट्रोड्यूस हुआ है जून 2024। अभी मेरे को बताओ, जून 2024 के बाद कितना एग्जाम हुआ है? 1 जून 2024, सितंबर 24, जैन 25, मई 25 हो जाएगा, क्योंकि तुम देने नहीं वाला है। तुम्हारा कौन सा है? मतलब 4 क्वेश्चन यूज हो जाएगा इसमें से, और ऐसे ही हुआ है। जून 24 में अलग, सितंबर 24 में अलग, जैन 25 में अलग, विच आई एम एक्सपेक्टिंग मई 25 में भी अलग। मतलब बैलेंस कितने बचे? 21। तो कंफर्म 21 में से एक तुमको आएगा, या फिर ये 4 में से कोई रिपीट होएगा। तो अपने को सिर्फ ये 25 MCQ पढ़ना है, उसके लिए इतना बड़ा थियरी करके टाइम वेस्ट नहीं करना। समझ रहा है? तो ये टॉपिक का सिस्टम कैसा रहेगा ना, वो मैं तभी बताएगा आपको कि कैसे पढ़ने का इसको। तो इसमें कुछ है ही नहीं, मतलब मैं थियरी एक्सप्लेन करेगा जो तुम्हारे कुछ काम का ही नहीं है। MCQ कुछ अलग ही लेवल का है। तो वी विल डू एज पर MCQ। सेम वे ये पार्ट पूरा थियरी टॉपिक है, मतलब ये पूरे चैप्टर में यही ऐसा टॉपिक है जो पूरा थियरी है। तो इसको अपन टुकड़े टुकड़े में पढ़ेंगे। मैं बोल के आएगा इतना थियरी पढ़ो, ये पेज से ये पेज तक, और इसमें MCQ मार्क करके आओ, विल डिस्कस। तो ये थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी पैटर्न जाएगा, लेकिन आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग।
नहीं तो तुम कंटाल जाएगा, क्योंकि मैथ्स में थियरी कौन लिखता है? कभी लिखा है थियरी मैथ्स में? नहीं ना। स्टैटिस्टिक्स में थियरी लिखना पड़ेगा, मैथ्स में भी थियरी थोड़ा लिखना पड़ेगा। इसलिए 12th का बोर्ड पेपर पैटर्न देखो कैसा था, जिसने भी 12th मैथ्स दिया है। पहले क्या था? MCQ, फिर ट्रू फॉल्स, फिर फिल इन द ब्लैंक्स। It was introduced via ICAI because they wanted you to focus on theory. और मैथ स्टूडेंट का आदत रहता है, सम आया ना, देखा ना, सॉल्व होके पीछे आंसर टैली होना ही चाहिए। ये मैथ्स वालों का ईगो होता है, तो अभी थोड़ा अपने को चेंज करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? फिर आता है वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड स्टैटिस्टिक्स में सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला टॉपिक, 8 to 12 मार्क्स, विच इज मेजर्स ऑफ एंड डिस्पर्शन। अभी ये दोनों टॉपिक मैथ्स वाले ने पढ़ा है, लेकिन उसमें सिर्फ सम्स किया है, लेकिन इधर कंसेप्ट आएगा। अभी सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, तो एसपी वाले ने भी ये पढ़ा है, लेकिन नाम अलग दिया है वो लोग। डिस्पर्शन तुमने नहीं पढ़ा है, लेकिन सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा है। अभी सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या? तो इट इज मीन, मीडियन एंड मोड। ये बचपन में पढ़ा है, अपने को खाली इसको ब्रश अप करना है, लेकिन कंसेप्ट वो है ही नहीं। फॉर्मूलाज वो सब सेम रहेगा, बट वी आर गोइंग टू अप्लाई इट प्रैक्टिकली। अभी वो कैसे होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो तुम इधर पढ़ेगा, सेंट्रल टेंडेंसी कि बिजनेस में किधर अप्लाई होता है, सीए में किधर काम आएगा तुमको, तो तुम उधर पढ़ेगा ये चीज कि व्हाई दिस कंसेप्ट। सेम वे डिस्पर्शन, व्हाट इज डिस्पर्शन? मैथ स्टूडेंट ने पढ़ा है ना। मेथड्स तू बोल रहा है, वो कैलकुलेशन का मेथड है। व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट। बरोबर है। नाउ हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस? एक सिंपल एग्जांपल देता हूं जिसमें दोनों कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तुमको। सपोज तुम डिनर करने गया फ्रेंड्स के साथ, 5 फ्रेंड्स डिनर करने गया, बिल आया 2000 रुपये का। बिल को बांटेगा कैसे? मतलब कितना, हर एक जन को कितना देने का? ये 400 आया कैसे? तुमने क्या किया? टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ पर्सन। यू आर यूजिंग सेंट्रल टेंडेंसी का कंसेप्ट, मीन, एवरेज। बरोबर है? दोस्ती यारी में ये सब चलता रहता है ना, बिजनेस में ऐसा नहीं चलता है, बिजनेस में नहीं चलेगा। अभी यही क्वेश्चन को मैं आगे एक्सटेंड करता हूं। सपोज हाँ, यशी, ज्ञानगी, व्हाट्स नेम, आई फॉरगॉट, दिशा, अनीशा और भूमि। ओके, ये गर्ल्स डिनर के लिए गए और ऐसा तुमको आया, लेट अस से तुम लोग 6 जने, 3000 रुपया आया, तुमने 500 रुपया कंट्रीब्यूट किया। नाउ यशी, टेल मी वन थिंग, डू यू थिंक यू हैव ईटन वर्थ 500 रुपीज? तो नुकसान है ना तेरे को। यू माइट बी सेटिस्फाइड क्योंकि तूने उतने वर्थ का खाया रहेगा, यू माइट बी सेटिस्फाइड। लेकिन यशी खुद ही ना बोलते मेरा कैपेसिटी नहीं है इतना, लेकिन स्टिल शी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग। सर दोस्ती यारी में सब चलता है, दोस्ती यारी में ही नहीं चलाने का, तो धंधे में पावरफुल होएगा। धंधे में तो नहीं चलाएगा ना ये सब। बस वो सिखाता है वेरिएशन, एवरेज से कितना वेरी हुआ मेरा कंजम्पशन। ये जब भी तुम सीखता है ना, तो समझ में आता है नहीं यार, धंधे में अप्लाई होता है। इज दैट क्लियर? दैट टीचेस यू, एंड इट इज प्योरली मिक्स थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। तो दोनों आएगा, और ये सबसे हाईएस्ट वेटेड टॉपिक है। इसका मॉड्यूल में एडिशनल क्वेश्चन बैंक में 300 MCQ है ये अकेले टॉपिक में। तो यू हैव टू डू इट, विल डू इट, वो इशू नहीं है, लेकिन समझो कि हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। फिर आता है प्रोबेबिलिटी। ये तो 10 में पढ़ा है ना, कॉइन टॉस, डाइस फेंका और पत्ता, ये 3 ही था। इधर वो वापस रिपीट होएगा, लेकिन कंसेप्ट थोड़ा इंट्रोड्यूस होता है परम्यूटेशन एंड
कॉम्बिनेशन। अभी ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डिस्कस मैंने तभी क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं इसके लिए वेट कर रहा था। अभी इसको लेके क्या कंसेप्ट है, तुम कल आया था, तुमको मालूम था किसका लेक्चर है? सब्जेक्ट। आज भी तुमको, मेरे को जानते नहीं हो लेकिन सब्जेक्ट मालूम है। अभी तुम्हारा और एक लेक्चर है ना ये वीक में। हाँ, तो अभी कल आई थिंक आईटी एग्जाम है इसलिए छुट्टी है। फिर आई थिंक थर्सडे को एक लेक्चर रहेगा, फ्राइडे होली है और सैटरडे भी आईटी एग्जाम है। तो वी डोंट नो, इसलिए हम लोग ने वो शेड्यूल में ही नहीं रखा है। इट इज़ बिकॉज ऑफ आईटी एग्जाम, जो 12th के बच्चे हैं उनके आईटी एग्जाम है, इसलिए छुट्टी दिया है। हमको पता ही नहीं है कौन आने वाला है आईटी वाला हमारे पास, इसलिए हमने रखा ही नहीं है लेक्चर। फिर मंडे से पूरा रेगुलर चालू हो जाएगा। आई एम जस्ट सेइंग दैट वे, बट यू नो ना कि ये 2 दिन कौन आने वाला है या कौन सा सब्जेक्ट है। हमने ऐसा थोड़ी बोला आ जाओ, जो टीचर फ्री रहेगा हम भेज देंगे। मतलब योर टाइम टेबल इज अरेंज्ड, एंड व्हेन सम थिंग्स आर अरेंज्ड दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट है। इज दैट क्लियर? तो अरेंजमेंट में बहुत चीजें होती है लाइफ में, एंड उसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं अपन कि क्या प्रोबेबिलिटी रहेगा कि अरेंजमेंट का परसेंटेज कितना है। प्रोबेबिलिटी मतलब परसेंटेज ही है ना, खाली हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं। अगर मैं कॉइन टॉस कर रहा हूं तो हेड जाने का परसेंटेज कितना? 1/2 इज 50%। 50% नहीं लिखते, 50% मतलब 50 on 100, दैट इज 1/2। तो प्रोबेबिलिटी एक तरह का परसेंटेज कैलकुलेशन ही है, बट वी राइट इन फ्रैक्शन। इज दैट क्लियर? सो अरेंजमेंट का प्रोबेबिलिटी कितना, वो हम ढूंढेंगे कि हमने ये अरेंज किया है, उसका प्रोबेबिलिटी कितना। सेम वे कॉम्बिनेशन। अभी कॉम्बिनेशन मतलब क्या याद है कि नहीं? कैसे लिखने का वो याद है, सी वाला आना चाहिए, लेकिन एक्चुअली वो क्या है? नाउ सपोज लेट अस से संयम, तू आज सुबह उठा, तैयार हुआ, ड्रेसअप हुआ, अभी तूने ये वाइट टी शर्ट पहना है। सपोज तेरे वार्डरोब में ऐसा टी शर्ट का शेल्फ है, मतलब एक के नीचे एक है, तूने पहला वाला ही निकाल के पहना क्या? हमेशा जो पहला रहेगा वो ही पहनेगा? हाँ या ना? नहीं, ऐसा प्रैक्टिकली बता, मोस्टली मत बता। तू कर सकता है, मैं तुझे ये पूछ रहा हूं प्रैक्टिकली जनरली पब्लिक क्या करेगा? जो पहला रहेगा वही पहनेगा हमेशा। जो पहनना है नहीं, इट डिपेंड, मतलब वो सिलेक्ट करता है, चूज करता है। अरेंजमेंट इज डिफरेंट, दैट इज परम्यूटेशन। मैंने सिलेक्शन किया, तो सिलेक्शन इज नॉट इन ऑर्डर। कभी भी ऑर्डर में सिलेक्ट, लेकिन अरेंजमेंट हमेशा किस में होता है? ऑर्डर में होता है। ये दोनों डिफरेंस है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो जिसको नहीं मालूम है वो बता रहा हूं, ऑब्वियसली तभी भी पढ़ेंगे हम लोग। तो ये तूने टी शर्ट सिलेक्ट किया, उसका रीजन है कि तू किधर जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, किसके लिए जा रहा है, तेरा कंफर्ट क्या है, हाउ डू यू लुक, ये सब रीजन बाद में आता है। बट यू डू नॉट सिलेक्ट इन ऑर्डर, यू ऑलवेज सिलेक्ट द वे यू वॉन्ट। तो ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। तू फर्स्ट भी कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा फर्स्ट करेगा। इसलिए सिलेक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, और जो हमने सिलेक्शन किया है वो प्रोबेबिलिटी कितना है उसका, इसलिए प्रोबेबिलिटी में ये कंसेप्ट्स आएंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। समझ में आया? ये सुनो, फाइन। नेक्स्ट इज थियोरेटिकल। तो ये क्या है? ओके, ये मैं आज एक ही लेक्चर में ब्रीफ देगा, बाद में सीधा टॉपिक चालू करेगा। आज भी करेंगे टॉपिक चालू। अभी थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? सबसे पहले मेरे को एक बताओ, तुमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है? ये सुनो, क्या पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स में? एग्जाम्पल दो। हाँ, बोल बोल, जो आता है वो बोल। हाँ, लीनियर रिग्रेशन वो करने के लिए तू मुझे क्या देगा? डेटा देगा। हाँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले डेटा क्या होता है, डेटा कैसे चाहिए? टैबुलेशन या रॉ डेटा। तो लेट अस गो फॉर टैबुलेशन वाला डेटा।
अभी सपोज टेबुलेशन वाला डेटा है तो मेरे पास है मार्क्स इन मैथ्स एंड आई विल हैव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये होता है लेट अस से 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और इसमें स्टूडेंट्स आएगा लेट अस से 2, 4, 14 एंड 5। तो ये 25 स्टूडेंट का डेटा है। दिस टाइप ऑफ डेटा इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसका तो ग्राफ बनाएगी, दैट इज ओके। ये डेटा को क्या बोलते हैं हम लोग? कंटिन्यूस डेटा, ग्रुप डेटा। परफेक्ट, बरोबर है। हाउ डू यू रीड दिस डेटा? ये ग्रुप डेटा है, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है, ग्रुप डेटा है, परफेक्ट है। हाउ डू यू रीड इट? मैं तुमको बोलूं टेबल का मीनिंग बताओ तो क्या बोलेगा? बोल। परफेक्ट, दैट इज रीडिंग ऑफ डेटा। मतलब तुमने 25 स्टूडेंट को अकॉर्डिंग टू मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बरोबर। अभी अपना टॉपिक का नाम क्या है? अभी ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जब मैं प्रोबेबिलिटी डालेगा तो वो थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। देखो कैसे, इधर मैं प्रोबेबिलिटी का कॉलम बना रहा हूं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग 10 to 20 मार्क्स? करेक्ट, परफेक्ट, हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसका टोटल हमेशा बनाएगा। अच्छा, प्रोबेबिलिटी मैंने क्या बोला, क्या है? परसेंटेज है। हाउ मच इज टोटल परसेंट? 100% मतलब 100/100। तो हो गया ना, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। ये सब सिस्टम जो पढ़ते हैं हम लोग, इसका ये टेबल को हम बोलते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी कॉलम है तो वो टेबल को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हमने पूरा 100% को एज पर मार्क्स स्कोरिंग के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसलिए टोटल प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन ये हमेशा थियरी एग्जिस्ट करता है, थियरी में एग्जिस्ट करता है, प्रैक्टिकली कोई इसको करता नहीं है, इसलिए ये टॉपिक का नाम है थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया? ये सुनो। अच्छा, इसमें थियरी में क्यों एग्जिस्ट करता है? वेरी सिंपल। अगर मैं एक पॉइंट टॉस करूं तो सैंपल स्पेस कितना आएगा? पॉसिबिलिटीज कितना? दो पॉसिबिलिटी। 2 करूं तो, 3 करूं तो, बताओ 6 कैसे? अरे 1 का 2 रुपया, 2 का 4 रुपया, 3 का 6 रुपया नहीं है। 1 का 2 पॉसिबिलिटी, 2 का 4 पॉसिबिलिटी, तो 3 का 8। वो क्यों आता है वो हम लोग कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे, लेकिन समझो अभी फिलहाल। अभी मैं बोलता हूं 10 कॉइन टॉस किया। सबसे पहले दिमाग ऐसा होता है, क्या पागल है, 10 कॉइन किधर टॉस होता है? प्रैक्टिकली किधर नहीं होता है। 1 कॉइन भी मुश्किल से होता है, वो भी मैच में। 3 कॉइन भी नहीं होता है, बट 3 कॉइन तक हम लोग को डाइजेस्टेबल है, ठीक है, सैंपल स्पेस निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने बोला 10 कॉइन टॉस कर रहा हूं, तो तुम सोचेगा ठीक है चलो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इट एग्जिस्ट, लेकिन थियरी नहीं है। प्रैक्टिकली कौन करेगा ऐसा? इट इज नॉट पॉसिबल। समझ रहा है? अप्लाई किधर करेगा? 10 बार टॉसिंग किधर अप्लाई होता है? तो ये सब, इसलिए चैप्टर का नाम क्या है? थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो थियरी में ज्यादा अप्लाई होता है। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूं कि अप्लाई होता है, तो मैं बोल भी सकता है अप्लाई होता है। रोलेट, कॉइन टॉसिंग नहीं, रोलेट गैम्बलिंग में वैसा घुमाता है और वो बॉल डालता है ना, ऐसा घूमता है, तो उसमें आता है अप्लाई कि कितनी बार भी डालो तुम कर सकते हो वैसे। मतलब ये सारे कंसेप्ट वहां से आते हैं। क्लियर?
और मैं ऐसा भी बोल सकता है ना कि मैं एक कॉइन टॉस करेगा, एक ही कॉइन, टिल आई रिसीव हेड्स। अभी सुनो ध्यान से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल टॉस अ कॉइन टिल द टाइम आई रिसीव हेड्स। बोलो। मतलब अगर तुम देखेगा तो पहली बार मैंने टॉस किया आ गया, पॉसिबल है। दो बार टॉस किया तो आया, दूसरी बार किया तो आया, पहला दो बार किया नहीं आया, तीसरी बार किया तो आया। जब तक मुझे हेज नहीं मिलेगा मैं टॉस करते ही रहेगा। तो इट कैन बी 0 टाइम्स, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, ऐसा इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट टॉसिंग कौन करता है? कोई नहीं, बट एग्जिस्ट इन थियरी, इसलिए थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन नाम है। क्लियर? चलो, एंड द लास्ट टू को रिलेशन। अच्छा, ये जो टॉपिक्स मैंने बताया ना, हमने कौन सा टॉपिक लिंक किया? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक 5, फिर सेट रिलेशन फंक्शन टॉपिक 7, फिर प्रोबेबिलिटी एंड थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 4 टॉपिक मिला के कम से कम 18 से 20 मार्क का वेटेज है। इसको पावरफुल करना ही पड़ेगा और हो जाएगा, वेरी इजी। क्लियर? ओके, नाउ वी गो अहेड विथ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये दो अलग अलग कंसेप्ट है बट दोनों लिंक्ड है। अगर कोरिलेशन तुमको आता है तो तुम रिग्रेशन कर सकता है। इज दैट क्लियर? नाउ हाउ अंडरस्टैंड दिस। कोरिलेशन में क्या है, याद है किसी को? वो रिग्रेशन कोरिलेशन इज स्मॉल आर। अभी वो फॉर्मूला है, तुमने जो पढ़ा है ना वो सब फॉर्मुलेटेड है, हम भी वही करेंगे, लेकिन हम लोग को थियोरेटिकल कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो कोरिलेशन का एक सिंपल एग्जांपल है, सपोज तुम सीए बन गया और तुमको क्लास का बिजनेस करना है, कोचिंग क्लास डालना है। मेरे को बताओ तुम कौन सा सब्जेक्ट का एडमिशन देगा? सबका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? अकाउंट्स। हम तो आते ही नहीं गिनती में, बरोबर है? तो अभी तुम मेरे को बताओ, तुम सीए बन गया, तुम 11-12 का कोचिंग क्लास का चालू करना चाहता है खुद का, कौन सा सब्जेक्ट देगा एडमिशन में? मतलब कौन सा सब्जेक्ट ऑफर करेगा? सब सब्जेक्ट तुमको लगता है सब सब्जेक्ट के लिए कोई लेगा तुम्हारे पास? इसलिए मैंने बोला तुम स्टार्ट कर रहा है, तुम एस्टैब्लिश नहीं है। क्यों नहीं करता है? 11 में इको और ओसी कौन देता है? कौन लेता है मतलब? अच्छा, ले तो लेता है, पढ़ता कौन है? मतलब मैं तुमको सिंपल बोलता हूँ, तुमने 11 में 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहेगा क्लास में, हाँ या ना? लेटर से तुमने 20,000 फीस भरा, तो तुमको क्या लगता है इको और ओसी 5-5 हजार दिया है तुमने उसके लिए? देन द आंसर इज नो। अगर ऐसा है तो आई क्विट एंड आई टीच इकोनॉमिक्स। तो 20,000 का फीस का प्रोपोर्शन में इको ओसी 1,000 रुपया रहेगा खाली, मैक्सिमम 2,000। बाकी को अच्छा, तुम्हारा लेक्चर्स भी देखो कैसा होता रहेगा। नंबर ऑफ लेक्चर्स विल बी मोर फॉर या इक्वल फॉर मैथ्स एंड इको से एक लेक्चर हफ्ते में रहेगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर तुमको 20,000 तो तुमको कोई देगा नहीं नया नया, इसलिए तो अभी तुम गेम कैसे खेलेगा? धंधा तो करना है ना, और कोचिंग इंडस्ट्री में ही करना है। हाँ एग्जैक्टली, मतलब तुम 2 सब्जेक्ट को देगा, खाली अकाउंट्स देगा नहीं। क्यों? खाली अकाउंट्स के लिए कोई नहीं आएगा जब तक तुम्हारा नाम नहीं होता है। एक बार नाम हो गया तो खाली अकाउंट्स के लिए भी आएगा, लेकिन तुमको 2 ऑफर करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमको क्राउड, अच्छा कॉलेज में अगर 100 जन है तो कहना से 80 लोग अकाउंट्स और मैथ्स वाले, 20 अकाउंट्स और एसपी है, तो तुमको ये 2 कॉम्बिनेशन देना ही पड़ेगा। अकाउंट्स इज एक्स वेरिएबल, मैथ्स इज, दे आर कोरिलेटेड। जो बच्चे को अकाउंट्स में अच्छा आता है वो नॉर्मली मैथ्स में अच्छा करता ही है।
तो अकाउंट्स में अगर अच्छा नहीं आया तो मैथ्स में भी अच्छा नहीं करेगा वो। ऐसा कोई बच्चा ही नहीं है कॉमर्स में जिसका मैथ्स बहुत फेवरेट है और अकाउंट्स एकदम गंदा है, ऐसा है ही नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दीज टू आर को रिलेटेड वेरिएबल्स, दोनों का एक दूसरे के साथ अफेक्शन है, मतलब एक अफेक्ट होएगा दूसरा भी अफेक्ट होता है। जो अकाउंट में 100 मारता है ना वो मैथ्स में 95 लेके ही आता है, क्योंकि वो इतना कॉन्फिडेंट रहता है अकाउंट्स का पेपर लिख के। समझ रहा है? इसलिए तुम्हारा एग्जाम में भी आईसीएआई में पहला पेपर कौन सा एग्जाम है? अगर तुम्हारा अकाउंट समझो 100 में से तुम बोलते हैं 80 आने वाला है तुमको, तो बाकी का 3 एग्जाम में तुम्हारा जोश कैसा रहेगा? अलग ही लेवल पे रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारा अकाउंट्स में तुमको डाउट है कि तुम 40 भी क्रॉस करेगा, तो बाकी एग्जाम के लिए तुम्हारा एफर्ट कैसा गिरेगा? गंदा गिर जाएगा। बोलते हैं पास ही नहीं होने वाला है तो मैं देख के करूँ क्या, देने के लिए दे रहा हूं। ऐसा होता है। इससे पहला एग्जाम अकाउंट्स है, टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस फॉर द रिमेनिंग 3। मतलब दीज टू आर को रिलेटेड वेरिएबल। तो धंधे में ये को रिलेशन कितना टका है वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए आर का वैल्यू जो तुम को रिलेशन आर लेता है वो हमेशा +1 और -1 के बीच में है, मतलब पूरा 100% या तो -100%। इज दैट क्लियर? अभी ये को रिलेशन अगर एस्टैब्लिश हो गया तो हो जाता है रिग्रेशन। दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन। अच्छा, तुम लोग सब कॉलेज सोमया वाला है, और कौन सा कॉलेज है इधर? पोद्दार। हाँ, और कोई है किधर? अच्छा, भिवंडी वाला है तुम, एंड यू आर एरोली। अच्छा, तू थाना में है लेकिन यू स्टे एरोली, राइट? ठीक है। अभी भिवंडी जो कॉलेज है वो स्कूल है के कॉलेज है? मतलब यूनिफॉर्म है? सुखी आदमी यार, इधर लोग को देख कितना टेंशन है, आज क्या पहन के जाऊं। हाँ वो है, हम तो बेशरम है, जाते ही नहीं है। 5 साल में 365 दिन भी नहीं जाएगा वो लोग, उसमें भी जो जाएगा वो आधा तो एग्जाम्स के लिए जाएगा। तो दैट्स ओके, दैट्स व्हाट कॉलेज लाइफ इज। लेकिन जब भी गया है तुम कॉलेज में, सोमया हो पोद्दार हो, कैन आई से 2 वेरिएबल्स तुम डे 1 से देख रहे हैं, साथ में ही आ रहा है, साथ में ही जा रहा है। एक आया तो दूसरा आया, एक नहीं आया तो दूसरा भी नहीं आया। जैसे एक लड़का है और एक लड़की, ऐसा नमूने मिला है कॉलेज में, तुमको भी मिला रहेगा, करेक्ट? अभी तुम उनको देखता है ना तो अपन एक दिमाग में उनका एसोसिएशन बना लेता है कि हाँ ये दोनों एसोसिएटेड है। अभी उसको मेजर करता है हम लोग। अभी हम ऐसा जजमेंट लेता है धीरे धीरे, वो नहीं आया ना, देख वो भी नहीं रहेगा, करेक्ट? दैट मेजरमेंट कम्स इनटू, अरे वो नहीं आया ना, 90% वो नहीं आएगा, देख वो नहीं आई ना, वो भी नहीं आएगा। मतलब यू आर मेजरिंग दैट एसोसिएशन। फोकस इज ऑन कंसेप्ट, नॉट ऑन देम। तो हाँ, मतलब सबके दिमाग में अपने अपने कंसेप्ट चालू हो गए थे कि किसका बात कर रहा है। दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन। मतलब यू आर मेजरिंग द एसोसिएशन, करेक्ट? 2 साल हो गया, 12th हो गया, अभी 3rd ईयर में है, बराबर? तुम उसको अपने ग्रुप में लिया, हम लोग सिर्फ उसको वॉच करते थे, वो अपने ग्रुप में नहीं है, अभी ग्रुप में आए। तो नाउ अपने कीड़े और बढ़ जाते हैं, अपन बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। वी ट्राई टू एस्टैब्लिश देयर एसोसिएशन। एस्टैब्लिश मतलब वो ऐसा थप्पा लगाने का, हाँ कुछ तो है, फिर पता चला दोनों भाई बहन है। तो दैट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एसोसिएशन इज गिवन बाय, मतलब जो एक्स और वाई है वो दोनों में रिलेशन मैथमेटिकली एस्टैब्लिश हो रहा है, दैट इज रिग्रेशन। इसलिए इक्वेशन होता है, रिग्रेशन इक्वेशन। तो दिस इज व्हाट कोरिलेशन रिग्रेशन टीचेस यू। तो धंधे में जैसा मैंने बोला, मैथ्स अकाउंट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉलेज में 100 बच्चे तो 80 बच्चे ये कॉम्बिनेशन वाले हैं। मैं एसपी भी देगा लेकिन उसका बैच हमेशा छोटा बनता है। तू जो भी क्लास में किया है तुम लोग ने, तूने डोंबिवली किधर किया? केवीओ में। उधर एसपी के बच्चे ऐसा झुंड में थे क्या केवीओ में? वाह। और तेरा?
तो उसमें एसपी का क्राउड कम रहता है कंपेरेटिव टू मैथ्स। हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही रहता है। वो केवीओ में मतलब खाली डोंबिवली केवीओ नहीं रहेगा, आजू बाजू का सब केवीओ रहेगा। ओके चलो अच्छा है, गुड। तो वो क्लास कंडक्ट करते हैं। अच्छा, कच्ची विच्छा ओसवाल करता है ऐसा? क्या बात है, वेरी गुड। एंड टीचर्स? एकता, ठीक है। एनीवे, सो नाउ एकता वॉज एन एसपी स्टूडेंट एंड शी डिड सीए, आई थिंक। आई थिंक हो गया रहेगा अभी। वी वर्क टुगेदर फॉर ऑलमोस्ट 18 years in Mahesh Tutors. So I know her and she was my student of Thane. चलो एनीवे, सो रिग्रेशन, तो ये डेवलपमेंट होता है। तो कोरिलेशन में धंधे में काम आता है। आज एक प्रोडक्ट बेच के कोई कमा ही नहीं सकता है, अनलेस वो प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है कि उसके बिना कुछ और दूसरा कुछ चल ही नहीं सकता है। इसलिए हम भी देखो सीए कर रहे हैं, सीएस भी कर रहे हैं, सीएमए भी कर रहे हैं, 11-12 भी कर रहे हैं, तब जाके पेट भरता है सबका। मैं खाली 11-12 देगा तो जल्दी से कोई, अच्छा मेरे को सीए लेवल का क्राउड ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको पता है 11-12 के बाद वापस मेरे को ढूंढना पड़ेगा किधर जाऊँ सीए के लिए। लेकिन नॉन सीए मिलेगा मेरे को, लेकिन नॉन सीए क्राउड ही कम है। सो को रिलेटेड वेरिएबल्स क्या है कि 11-12 के साथ सीए ऑफर करो, सीएस ऑफर करो, वगैरह वगैरह। समझ रहा है? दैट इज अवर एस्टैब्लिश्ड रिलेशन इन द मार्केट फॉर अवर बिजनेस। सेम वे इफ योर डैड इज डूइंग बिजनेस और मे बी अ जॉब और मे बी अ प्रोफेशन, उसमें ऐसा को रिलेटेड वेरिएबल्स होता ही है। एंड दैट्स वाई वी लर्न दिस कंसेप्ट। समझ में आया? एंड द लास्ट इज, ये तो इको में पड़ा रहेगा, है कि ना? बताओ क्या है? बरोबर है, परफेक्ट। क्यों करने का? किसका वैल्यू? चलो ठीक है, पता चला चेंज हुआ है अभी, तुमको पता चला। लाइक फॉर एग्जाम्पल आईफोन का अभी लेटेस्ट कौन सा है? 16 कितने रुपए का है? नहीं नहीं है, 1.25 लाख का रहेगा। 16 प्रो 1.25 लाख का है। ओके, और 16 इज 80,000, मतलब उसमें एक कैमरा एक्स्ट्रा रहेगा जिसका वो लोग 45,000 रुपये ज्यादा ले रहे हैं। ओके, पॉइंट ऑफ डिस्कशन, आईफोन 16 प्रो आज 1.25 लाख का है, 3 महीने बाद कम होएगा। चलो मुझे पता है 3 महीने बाद कम हो रहा है, लाख रुपए में मिलेगा, ये 25,000 कम हुआ, तो मैं करूं क्या उसका? तुमने प्राइस कंपेयर किया, हो गया, प्राइस कंपेयर हो गया, बस वो करने के लिए टॉपिक थोड़ी पड़ेगा, वो तो कोई भी लेमैन भी कंपेयर कर सकता है। वाई वी लर्न दिस टॉपिक? तुम जो बोल रहे हो सही है, वो ना नहीं है, तुमने कंपेयर कर लिया अभी। थिंक, तुम जो बोल रहे हो फॉर्मुलेटेड है, वही करने वाले हम लोग, वो फॉर्मूला यूज करेंगे, बट मोटा मोटा कंसेप्ट क्या है? नाउ एक बात बताओ, लेट्स डिस्कस दिस सो यू अंडरस्टैंड व्हाई वी लर्न दिस टॉपिक। सब लोग सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में बन रहा है, बराबर? किसको डाउट है तो आज ही एडमिशन कैंसिल कर दो। मेरा व्यू एक ही है, ये बैच या ये जितने लोग हैं एक ही दिन पे, एक ही टाइम पे, एक ही मोमेंट पे सीए बनेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट सबको अलग अलग दिन पे रिजल्ट ऑफर नहीं करने वाला है। समझ रहा है? नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, आफ्टर बिकमिंग अ सीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट, हाउ मेनी ऑफ यू आर प्लानिंग टू डू मल्टीनेशनल जॉब, मतलब एमएनसी जॉब या कॉर्पोरेट जॉब? कितना लोग प्लान कर रहा है सर? तो सोचो, अभी के अभी सोच, थोड़ी तेरे को करना है, तूने बोला तो अभी तेरे को यही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, बरोबर? पहला 4-5 साल प्रैक्टिस, तो बिजनेस, चलो गुड, जॉब, करेक्ट, कॉर्पोरेट जॉब, ओके। किस चीज का बिजनेस करेगा? कंस्ट्रक्शन, मतलब पापा कंस्ट्रक्शन में है?
चलो ठीक है, गुड, नॉट बैड, लेकिन तब तक जगह बचना चाहिए बॉम्बे में। नहीं तो खाली रीडेवलप करते रहेगा। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, लेट अस से दैट तू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी घुसेगा तो तेरे को कहीं ना कहीं पहला 3-4 साल किसी के साथ या किसी के अंडर काम करना पड़ेगा। यू कैन डायरेक्टली ओपन योर शॉप, एक्सपीरियंस के लिए भी करना पड़ेगा। नाउ लेट अस से कि फर्स्ट ईयर में, सिंस यू आर बिकमिंग सीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट, हाउ मच पैकेज डू यू एक्सपेक्ट कि तुमको मिलेगा फर्स्ट ईयर में? हाँ, जोर से बोल। 12 लाख, 12 to 14, चलो ठीक है। हाँ, ईयर 1 12 लाख, चलो डन, दिया। ईयर 2 14 लाख। अभी ये क्यों मिलना चाहिए तुमको? ये पहली बात तो क्यों मिलना चाहिए? अभी भी यही है। वेरी गुड, एक्सपीरियंस से आया इसलिए दे दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी मेरे को एक बात बताओ, सुना ध्यान से। ये कितना 2 लाख बढ़ाया? 1 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे को 2 लाख बढ़ाया। तो जो 20 साल से सीए काम कर रहा है वो कंपनी में, उसका कितना होना चाहिए? मतलब ऑलरेडी वो 50-60 लाख पे रहेगा, अभी उसका इंक्रीमेंट और 50-60 लाख, मतलब सीधा करोड़ पे चला जाएगा। ऐसा नहीं होता। दिस इज वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड दैट्स वाई वी लर्न दिस टॉपिक। आई एम नॉट सेइंग दिस इज इम्पॉसिबल, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, समझो संयम, तू कंस्ट्रक्शन कंपनी में एम्प्लॉयर है, तू एक सीए को पहले साल में 12 लाख दे रहा है, दूसरे साल में इतना देगा क्या? देने का नियत नहीं है, लेने का नियत है। तो पहला तो ये शिफ्ट होना चाहिए। नाउ व्हाई द रीजंस विच यू गिव ना इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। यू गिव मी 1 साल एक्सपीरियंस हो गया, तो मतलब मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूं, तो शायद मेरा मर्सिडीज नीचे खड़ा रहना चाहिए, इतना तो कमाई लेगा ना, लेकिन नहीं ले पा रहा हूं मर्सिडीज अभी भी। सोचो, दैट इज व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? एग्जैक्टली, मतलब तुम्हारा सीएलआई पे बात करने का, यू कैन टॉक विथ एचआर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, आई एम वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी डिसिप्लिन, आई एम वेरी रेगुलर, मेरा कोई एब्सेंटिज्म नहीं होता है। हाँ, तो वो ऐसा बताएगा। ईयर्स ओके, एक्सपीरियंस बढ़ा, इसके लिए थोड़ा बढ़ना चाहिए, बट इतना 2 लाख बढ़ा, उसमें ईयर बढ़ने का प्रपोर्शन इज ओनली 10,000 जितना। तो बाकी 1,90,000 यू हैव टू स्पीक लाइक दिस कि सर, जब भी 12 लाख इनकम था ना मेरा, तभी खर्चा था 150 रुपया, 150 का इंडेक्स नंबर था, अभी इंडेक्स नंबर हो गया 300 रुपया, तुम मेरे को 14 लाख दे रहा है खाली। बता, अभी सपोज खर्चा 150 का था, इनकम 12 लाख का था, 150 इंडेक्स नंबर, महंगाई 150 था, तभी इंडेक्स नंबर 150 था, तो 12 लाख इनकम था। अभी महंगाई डबल हो गया, ये डबल हुआ क्या? नहीं, फंसा ना? तुमको लगता है 14 लाख मिल गया, वेरी गुड, लेकिन फंसा। विल यू बी एबल टू मेंटेन? 150 महंगाई था और 12 लाख इनकम था, तो तुम्हारा एक लाइफस्टाइल था, मतलब लेट अस से कि तू डोंबिवली में एसी ट्रेन से ही ट्रैवल करेगी, लाइफस्टाइल है। अभी महंगाई हो गया डबल, लेकिन इनकम डबल नहीं हुआ। नाउ यू विल ट्रैवल विद एसी ट्रेन, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेंटेन, मतलब फिर बाद में तुम्हारा प्रायोरिटीज आ जाएगा, नहीं पहले मैं इसमें खर्चा करेगा, इसमें करेगा, इसमें करेगा, फिर कुछ मल्टीप्लाई हुआ या बचा तो मैं ये मेंटेन करेगा, गोज दैट वे। और ये कोविड ने बहुत जन को सिखाया, इंडेक्स नंबर सिखाया है कोविड ने। कोविड में बहुत जन का जॉब गया, पे कट हुआ। तो आज जो फैमिली, लेट अस से कि जो फैमिली जॉब के बेसिस पे था, सपोज घर में मम्मी डैडी दोनों का जॉब में पे कट आया, जॉब नहीं गया, पे कट आया, मतलब दोनों मिला के पहले 2 लाख रुपया कमा रहा था, दोनों का टोटल मिला के 2 लाख आ रहा था, अभी आ रहा है खाली 1.25 लाख रुपया। तो व्हाट दे विल डू?
वो लोग अपना एक्सपेंस कट करेगा तो सबसे पहले प्रायोरिटी देगा कि मैं मैंने पहला मेडिकल इंश्योरेंस बरोबर टाइम पे भरूं, घर में खाना वाना सब बरोबर करूं, मिल्क प्रोडक्ट्स और वो सब जो भी डेली नेसेसिटीज है वो सब पहले करूं। लास्ट में एजुकेशन आता है, लास्ट में एजुकेशन आता है। अभी कुछ बचा है, ले पढ़ ले, जा क्लास में जाके पढ़ ले, क्योंकि एजुकेशन नहीं होएगा तो जी पाएंगे, लेकिन खाना इंश्योरेंस ये सब नहीं रहेगा तो जी नहीं पाएंगे। तो प्रायोरिटी चेंज हो जाता है। तो सेम वे व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग सर्टेन थिंग्स यू हैव टू टॉक इन टर्म्स ऑफ दैट प्रायोरिटी। तो आज जब भी 1,25,000 का फोन 1,00,000 हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि आईफोन 16 प्रो के बदले अभी 17 प्रो आ गया है। क्वांटम हैज चेंज, क्वालिटी हैज चेंज, प्राइस हैज ड्रॉप। तो मार्केट ऐसा ही है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक गुड इंडस्ट्री कभी बढ़ता ही नहीं है प्राइस। नया नया आता है, सेम उसका प्राइस शिफ्ट नहीं होता है। लेकिन यही चीज रियल एस्टेट में देखो, नया नया आता है, जूने वाले का प्राइस भी बढ़ता है। तो इट इज दैट वे। तो ये सब इंडेक्स नंबर सिखाता है। अच्छा, तुमने सुना रहेगा बजट, बराबर? बजट में ऐसा कभी कभी न्यूज आता है, गवर्नमेंट ने 5% डीए बढ़ा दिया, ऐसा ऐसा सब न्यूज आता है। गवर्नमेंट ने 5% डीएनएस अलाउंस रखा है। व्हाट इज डीएनएस अलाउंस? ओके, लेट मी मेक यू इन अ डिफरेंट वे। गवर्नमेंट छोड़ो, पक गया? पक गया? नहीं? नाउ अंडरस्टैंड, तुमने बोला 12 लाख रुपया पहले साल का रहेगा, मतलब मंथली तुम्हारा ₹1,00,000 हुआ। नाउ दिस ₹1,00,000 इज कॉस्ट टू द कंपनी विच इज सीटीसी। ये ₹1,00,000 में से कंपनी अपनी तरफ से ₹1,000 पेंशन में डालेगा। अगर ये प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड है तो पेंशन में, गवर्नमेंट कंपनी है तो पेंशन में, अगर पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट है तो प्रोविडेंट फंड में। तो लाख में से 1,000 गया, ये सुनो, अभी बचा, ये तुम्हारा टेक होम है, इसमें से 10% टीडीएस काटेगा। वो कौन? कंपनी, जो तुमको इनकम टैक्स से रिफंड ले सकता है तुम जब भी तुम तुम्हारा रिटर्न फाइल करेगा। मतलब 9,900 99,000 नहीं, कितना, 9,900, हाँ 990, ये माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये 9,900 क्लियर? मतलब तुम्हारे अकाउंट में हर महीना क्रेडिट कितना होएगा? 89,100। समझ रहा है? ये जो ₹1,000 प्रोविडेंट फंड में जाता है वो कंपनी तुम्हारे बिहाफ पे इन्वेस्ट करता है, और ये कंपनी तुमको एम्प्लॉय करेगा ना, उसके पहले बता देगा कि हम लोग ऐसा ऐसा करने वाले हैं। ये रूल है। तो अगर तुमको ₹1,00,000 नेट चाहिए तो तुम्हारा कंपनी के लिए सीटीसी ज्यादा रहेगा। मतलब कंपनी के लिए तुम कॉस्ट इतने पे है तो ₹1,00,000 तुम्हारे हाथ में आएगा। दैट इज द वे इट इज डन। सो द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज, ये ₹1,000 तुमको कभी मिलेगा? कंपनी प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करता है, वो इन्वेस्टमेंट कंपलसरी है, वो ग्रो होते रहता है। व्हेन यू रिटायर यू गेट दैट। सेम वे पेंशन, करेक्ट? तो नाउ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कि व्हेन कंपनी डज दिस, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कौन करता है? कंपनी थोड़ी है, गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट ये जो सीटीसी, ये जो ₹1,000 डाल रहा है उसका सैलरी में से, उसको सैलरी किधर से आ रहा है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है? गवर्नमेंट धंधा कर रहा है, टैक्स। तो वो जो एक्स्ट्रा जो ये ₹1,000 है ना, कंपनी के लिए जो कॉस्ट है, वो ₹1,000 वो पब्लिक से वसूल करेगा, इसलिए वो बोलता है 5% डीएनएस अलाउंस, और ये गवर्नमेंट उसको एक्स्ट्रा देता है अपने से कलेक्ट करके, इसलिए पब्लिक चिढ़ता है।
इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट जॉब का डिमांड ज्यादा रहता है, क्योंकि वो हर साल परफॉर्म करो नहीं करो इंक्रीमेंट होएगा। सीरियसली ऐसा है, और ये सब इंडेक्स नंबर सिखाता है। इसलिए उधर 3 बाइफर्केशन है, प्राइस, क्वांटिटी एंड बोथ। समझ में आया? तो दिस इज योर होल क्यूए का सिलेबस। एनी डाउट्स? तो ओवरऑल नॉलेज बहुत अच्छा है, खाली कैसे क्या करना है वो धीरे धीरे प्रोसेस में जाएंगे अपन। समझा? चलो अभी आए तो कुछ करके जाते, लाए कुछ लिखने के लिए, ऐसे आ गया है। चलो लिखते हैं। विल स्टार्ट विद द बेसिक थिंग। उधार की जिंदगी। पेन आई पी ने कहते कि उधार की जिंदगी जनरली उल्टा होता है। सी बॉयज हैव चेंज नाउ। चलो शुरू करें। अच्छा, वी आर स्टार्टिंग विथ इंडाइसिस फर्स्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये टॉपिक में ये बेस बनाना बहुत जरूरी है पहले। ओके, इंडाइसिस ये फर्स्ट टॉपिक का एक पार्ट है। ओके, सुना है ना इंडाइसिस? हाँ बोलो, क्या होता है? एग्जाम्पल दो। स्टेट बोर्ड वाला इंडाइसिस ही पढ़ता है। संयम, तू भी स्टेट बोर्ड में था? नहीं, स्कूल आईसीएससी ना? विच स्कूल? अरे तू सिंगाने वाला है? ओ हो, रेवती मैडम वाला है तू। चलो गुड। हाँ, वो प्रिंसिपल का नाम रेवती है। अच्छा, माई सन इज ऑल्सो इन सिंगाने, इसलिए मेरे को पता है। चलो, आईसीएससी वाला ये वर्ड नहीं यूज करता। हाँ, सुना ही नहीं है, इसलिए मैंने बोला स्टेट बोर्ड वाला यूज करता है। बोल, जो भी याद है बोल। एग्जाम्पल बोल दे, खाली नंबर में एग्जाम्पल बोल दो। नहीं एग्जैक्टली हाँ, तो बोलना क्या है वो, एग्जाम्पल दे। 1:2। आई रादर राइट इट एज 2:3। अभी तुम लोग इसको एक्सपोनेंट बोलता है, करेक्ट? ठीक है, दैट्स करेक्ट, कुछ गलत नहीं है। ना लिसन, ये 2:3 जिसमें 2 इज कॉल्ड एज एंड 3 स्टेट बोर्ड उसको इंडेक्स बोलता है, सीबीएसई बोर्ड उसको पावर बोलता है, स्टेट बोर्ड भी पावर बोलता है, और आईसीएसई बोर्ड उसको एक्सपोनेंट बोलता है। वन इन द सेम मीनिंग, खाली वर्डिंग्स अलग अलग है थोड़ा। क्लियर? मोटा मोटा मीनिंग सेम है, थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन उसमें जाने का जरूरत नहीं है क्योंकि अपने को वो एप्लीकेबल नहीं है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2:3? मीनिंग बोलो, मीनिंग। सॉल्विंग नहीं चाहिए, मीनिंग चाहिए। हाँ, वो तूने सिनोनिम बोला। 2:3 को कैसे बुला सकते हैं? 2³ मैं मीनिंग पूछ रहा हूं। हाँ, क्या मतलब हो क्या रहा है यहां पे? व्हाट इज हैपनिंग हियर? 2 इज मल्टीप्लाइड, मतलब कैन आई से जिसने भी ये बनाया रहेगा उसने क्या सोचा रहेगा? ऐसे ही मजा आ रहा है लिख दो? नहीं, बेसिकली दिस इज क्या हो क्या रहा है इधर? मल्टीप्लीकेशन किसका? खाली 2 का, मतलब बेसिकली मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेम नंबर्स फॉर n नंबर ऑफ टाइम्स। अभी मेरे को इतना डिटेल में नहीं लिखना है, शॉर्टकट वे ऑफ राइटिंग मल्टीप्लीकेशन, दैट इज इंडाइसिस। मतलब जो बनाने वाला है उसने क्या सोचा, इतना सब क्यों लिखूं मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिखता हूं। तो इट इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेम नंबर्स फॉर n नंबर ऑफ टाइम्स। इज दैट क्लियर? तो अभी मेरे को बताओ, सपोज इफ आई राइट लाइक दिस, तो इसको मैं शॉर्ट में कैसे लिखूं? a raised to परफेक्ट, जिसमें a इज योर
and n becomes your all these three names. Clear है? Yes or no? लिखो. The product of same numbers for n number of times is called indices. नेक्स्ट लाइन में ये लिखो, एग्जाम्पल a इंटू a इंटू a इंटू डॉट 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 इंटू a इज a रेस टू n, और एरो डाल के बताओ a बेस है, n इज पावर इंडेक्स या तो एक्सपोनेंट. ये उंगन सी क्या क्रोकोडाइल बन रहा है, कितना बड़ा मुंह खुल रहा है, सोया नहीं क्या? हाउ इज मैरिज प्रिपरेशन गोइंग? मस्त मजा. पढ़ाई पे ध्यान देना थोड़ा, लेकिन उसका नहीं है, उसकी बहन का मैरिज है. तेरे पीछे देखो, मैं महंगा लगता है क्या? चलो एनीवेज, क्लियर है ये? अच्छा, अभी ये पूरा गेम इसके लॉस पे डिपेंड करता है. तो पहले लॉ समझो, फिर मैं बताएगा कि सोचने का कैसे हर एक सम में, और हर एक सम में दो ही पैटर्न में सोचना है, ज्यादा कोई डिफरेंस ही नहीं है. लेट्स राइट लॉ ऑफ इंडाइसिस. बोल तुझा तो नाम तुझे पार्श्व. एंड व्हाट इज योर? अनीशा. a रेस टू m इंटू a रेस टू n. कुछ याद है? हाँ, तो ये हो जाता है, इसका रिजल्ट आता है a रेस टू m प्लस n. क्लियर है? हाँ है ना? नाम? अच्छा, तू केशव है. ओके, चलो, मतलब केशव एंड दिशा एसपी वाले, राइट? समझाइए हाउ, इसको याद कैसे रखेगा? मल्टीप्लिकेशन. क्या मल्टीप्लिकेशन? हाँ, मतलब इट इज लाइक दिस, when two indices are multiplied with same base and power is different, then your power is added. Is that clear? इसको ऐसा ऑब्वियसली हमको याद रहता है क्योंकि हमने बहुत यूज किया है, बट नोट करके लिख के रखो. लिखो, if it is multiplication of two indices, if it is multiplication of two indices with same base and different index then power is added. चलो, सेकेंड, a रेस टू m अपॉन a रेस टू n. तो इधर क्या होएगा? a रेस टू m माइनस n. मतलब इसमें एक्सप्लेनेशन क्या लिखेगा? इधर हो क्या रहा है? दो इंडाइसेस का डिवीजन है विथ सेम बेस एंड डिफरेंट पावर, तो पावर इज सब्ट्रैक्ट. लिखो सेम लैंग्वेज में. इफ इट इज डिवीजन ऑफ टू इंडाइसेस,
with same base. And different index. And different index. Then power is subtracted. Then power is subtracted. Clear? Third, a raised to 0. 0 नहीं 1. पावर में अगर 0 है तो आंसर 1 हो जाता है. तो नोट में ऐसा लिखो, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1. एनीथिंग रेज टू 0 इज 1. मतलब पावर में 0 आया तो फाइनल आंसर 1 होता है. क्लियर? ये क्यों ऐसा होता है? व्हेन आई से, जैसा तुमने बोला कि अगर आई राइट ए स्क्वायर तो तुम इसको बोलेगा क्या? ए इज मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स. तो व्हेन आई राइट ए रेज टू 0 मतलब ए इज मल्टीप्लाइड 0 टाइम्स, मतलब ए मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा है. और मैथ्स में कभी भी कुछ भी नहीं होता है ना, उधर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है. लाइक आई कैन से दिस इज 5/2, तो नीचे डिनोमिनेटर 2 है, लेकिन खाली 5 लिखा तो कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 है. तो मैथ्स में इतना याद रखो, कभी कुछ नहीं होता है वहां पे क्या होता है? 1 होता है. इज दैट क्लियर? चलो सेम वे, सपोज 5x माइनस 4x क्या होता है? वी डोंट राइट 1x, वी जस्ट राइट, बट कुछ नहीं है मतलब क्या है? 1x. इज दैट क्लियर? समझ में आया ये? चलो फोर्थ, a रेज टू माइनस m. परफेक्ट. मतलब वेन एवर योर पावर इज नेगेटिव, उसको पॉजिटिव करने का, फिर सॉल्व करने का. तो पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है. अगर ऊपर है नेगेटिव तो उसको नीचे लेके जाओ और पॉजिटिव करो, और अगर नीचे है तो उसको ऊपर लेके जाओ. ये ऐसा याद रखो इसको. समझ में आया? काफी यूज होने वाला है ये भी. नोट करके लिखो, इफ पावर इज नेगेटिव, if power is negative, then in order to make it positive, we write in reciprocal. Clear? चलो फिर a into b the whole raised to m. बोलो क्या आएगा? करेक्ट. मतलब ये जो पावर है वो a को भी जाएगा, और मतलब a रेज टू m इंटू बी रेज टू m. तो यहां पे हम लोग नोट में क्या लिखेंगे? अभी यहां पे क्या हो रहा है? अगर बेस अलग अलग है और पावर सेम है दोनों का, तो हर एक को पावर जाएगा. क्लियर? लिखो, इफ इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिफरेंट बेसिस, if it is multiplication of 2 different bases with same power, if it is multiplication of 2 different bases with same power, then apply power to each base. Apply power to each base. क्लियर? यही इसका डिवीजन में लिखो.
ए अपॉन बी रेस टू एम, तो m न्यूमरेटर को भी जाएगा और m डिनोमिनेटर को भी जाएगा, मतलब a रेस टू m अपॉन b रेस टू m। क्लियर? नोट में क्या लिखेगा? इफ इट इज डिवीजन ऑफ, if it is division of two different base with same power, then apply power to each base, चलो 7th, a raised to m is equal the whole raised to n, a raised to, हाँ अभी ये हो जाएगा a raised to m into n, ये काफी यूज होएगा ये भी, मतलब इसमें क्या है, बेस रेस टू पावर द होल ब्रैकेट रेस टू पावर, मतलब पावर रेस टू पावर है ये, तो पावर इज मल्टीप्लाइड। क्लियर? तो लिखो, इफ इट इज पावर रेस टू पावर, if it is power raised to power, then power is multiplied. Then power is multiplied. क्लियर है? ये 7 बेसिक है जो स्कूल सेक्शन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, इसमें और भी है दैट वी राइट इन नेक्स्ट लेक्चर, बट इसको लेके पहले सम सॉल्व करते। तो जगह छोड़ो, एक फुल साइड छोड़ दो, एक फुल साइड, इतना जगह जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर तक तुम्हारा नोट्स भी आ जाएगा, सो डोंट वरी, यही नोट्स इधर मैं फ्लैश कर रहा हूं फिलहाल। चलो, नाउ दिस इज कॉल्ड क्लास वर्क BTG1, मतलब BTG का मतलब ब्रिज द गैप, मतलब बहुत गैप हो गया है इंडाइसिस पढ़ते हुए, तो वी आर डूइंग बेसिक कैलकुलेशंस सो दैट वी गेट पावरफुल एंड वी कैन डू इट ओरली। क्लियर? चलो फर्स्ट सम लिखो, दिख रहा है ना लास्ट बेंच? लिखो y, अरे क्वेश्चन मतलब सिर्फ यही लिखो, y रेज टू a माइनस बी, फिर ये x नहीं है, ये क्या है, इनटू y रेज टू b माइनस सी, तुम डॉट डाल सकता है, फिर y रेज टू c माइनस ए एंड y रेज टू माइनस ए माइनस बी। वन ओरली किया ना, ओरली किया, ध्यान से कर, 3 टर्म नहीं है, 4 टर्म है। चलो हुआ ये, इतना लिखा ना। हाउ डू यू थिंक, सी अंडरस्टैंड वन थिंग, गाई मत करो, इसको पावरफुल करो। इंडाइसिस का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का 2 ही तरीका है, या तो तुम्हारा बेस सेम होना चाहिए या तो तुम्हारा पावर सेम होना चाहिए। तो तुमको क्वेश्चन जो भी दिया है, सबसे पहले यहां पे सब मल्टीप्लीकेशन है, तो चेक करो बेस सेम है क्या, सबका बेस सेम है, आया ना? हाँ, तो अगर बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन है तो पावर क्या होएगा, ऐड। तो तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप ऐसा आएगा, y द होल रेज टू, चलो अभी पावर सब ऐड कर दो, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस, और ये माइनस ए माइनस बी, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाता है। इज दैट क्लियर? अभी चेक करो, माइनस बी प्लस बी गया, माइनस सी प्लस सी गया, ए माइनस ए गया, तो बचा क्या, y द होल रेज टू माइनस ए माइनस, अभी पहले चेक करने का, ऑप्शन में ये आंसर है क्या, नहीं, तो यहां पे माइनस कॉमन लो, तो ये हो जाएगा y रेज टू
माइनस कॉमन ए प्लस बी. नाउ कैन आई से ये नेगेटिव इंडेक्स है तो रेसिप्रोकल करेगा मतलब नीचे आ जाएगा. तो 1 अपॉन वाई रेस टू, अभी चेक करो ये आंसर है, दैट इज ऑप्शन डी. क्लियर करो. फिनिश हुआ. लिखा सब लोग ने. शुरू करें नेक्स्ट सेकेंड वन. एनीबडी राइटिंग दिस फर्स्ट? ओके सेकेंड चेक करो. हुआ ना दिशा? खुश हो के हाँ बोल. मजबूरी में बैठी ऐसा लग रहा है. कोई गन पॉइंट पे सीए करवा रहा है क्या? चल. द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, सेकेंड क्वेश्चन है 16 इंटू एक्स रेस टू माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर इंटू 8 रेस टू माइनस 1 एक्स क्यूब इंटू वाई रेस टू माइनस 2. ऑब्वियसली यू विल राइट द क्वेश्चन फर्स्ट और हमको इसको सॉल्व करना है. तो सॉल्व करने का सिंपल तरीका, जो भी नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करो. सबसे पहला वही करने का. तो क्या आएगा? चलो 16 एज इट इज है. अभी एक्स क्यूब नेगेटिव है तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर पॉजिटिव है तो वो ऊपर ही रहेगा. 8 नेगेटिव है तो 1 अपॉन 8. एक्स क्यूब पॉजिटिव है और वाई स्क्वायर नेगेटिव है तो ये 1 अपॉन वाई स्क्वायर. चेक करो क्या क्या कैंसिल हो रहा है. एक्स क्यूब गया, वाई स्क्वायर गया, 8 1 जा 8, आंसर इज 2 हो गया. हाँ ये इजी लगेगा क्योंकि ये बेसिक है. धीरे धीरे देखो कैसा लेवल बढ़ता है, फिर मजा आएगा. तुम लोग ने रजिस्टर किया आईसीआई में? तूने किया? बुक आया? कूपन कोड मिला? तो अच्छा, खाली रजिस्ट्रेशन आईडी और बुक करने का बस. ठीक है, तो बुक नहीं किया है तो थोड़ी चेंज करने वाला है कुछ. ठीक है, बाकी लोग रजिस्टर करो. सी करने वाला है ना कि अभी खाली मई मार्च अप्रैल मई में फ्री है तो चलो बैठ के टाइम पास करके जाते हैं. ऐसा मत करना. करो. यू आर डूइंग वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम कोर्स ऑफ इंडिया. आईआईटी वाले को भी सीए का जरूरत पड़ता है लेकिन सीए को आईआईटी का जरूरत नहीं पड़ता इतना. चलो हुआ. केशव नेक्स्ट थर्ड. भी 125 रेस टू क्या है? माइनस 2/3 है ये, मतलब इंडेक्स फ्रैक्शन में. एंड 9 रेस टू हाफ है. अभी इसको सोचने का कैसे? ये जो फ्रैक्शनल इंडेक्स होता है ना उसमें नीचे डिनोमिनेटर वाला नंबर पे फोकस करने का. 3 है मतलब बेस क्या है इसका? 125. मतलब 125 का पावर मतलब कोई नंबर रेस टू 3 है तो 125 किसका पावर 3 है? 5. मतलब मैं 125 को क्या लिखेगा? 5 रेस टू 3 ब्रैकेट रेस टू माइनस 2/3. रुको अभी ये 9 रेस टू 1/2 है, नीचे 2 है तो 9 किसका स्क्वायर है? करेक्ट. तो मैं इसको लिखेगा 3 स्क्वायर द होल रेस टू. तो ये पहला स्टेप होएगा. अभी नेक्स्ट स्टेप में ऑब्वियसली ये 3 और ये 3 गया, ये 2 और ये 2 गया तो कहना है नेगेटिव इंडेक्स बचा. तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या लिखेगा? 1 अपॉन इंटू ये हो जाएगा 3. तो अल्टीमेटली ये आएगा 3 अपॉन. समझ में आया? करो. वो क्वेश्चन में अपॉन है सब में. समझ में आया? हुआ सबका? चलो फोर्थ.
एनीबडी राइटिंग थर्ड? ओके, फोर्थ बोलो. 27 रेस टू n इंटू 3 रेस टू 2 माइनस 3 है. करेक्ट. यहां पे 3 का बेस है तो 27 को भी तुमको किस में लिखना पड़ेगा? तो 3 क्या होता है? 3 क्यूब. तो आई विल राइट दिस एज 3 क्यूब द होल रेस टू n एंड दिस विल बी 3 द होल रेस टू 2 माइनस 3n. नाउ कैन आई से ये 3n हो जाएगा. अच्छा, दोनों जगह पे बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो पावर क्या होता है? ऐड. तो नेक्स्ट स्टेप होएगा 3 रेस टू ये 3n प्लस 2 माइनस 3n. तो 3n माइनस 3n कैंसिल हो गया, बचता है 3 का स्क्वायर एंड दैट इज 9, which is your option D. इतना जोर से कोई म्यूट में बोलेगा तो भी सुनाई देगा यार. शुरू करें. फिफ्थ, 32 इंटू ए रेस टू माइनस 10 द होल रेस टू 1/5 है एंड 343 इंटू ए रेस टू 12 द होल ब्रैकेट रेस टू 1/3. तो यहां पे नीचे नंबर क्या है? 5. मतलब 32 कोई ना कोई रेस टू 5 रहेगा. 2 रेस टू 2, 4, 8, 16, 32. मतलब ये हम लोग लिखेगा 2 रेस टू 5 ए रेस टू माइनस 10 द होल ब्रैकेट रेस टू 1/5. अभी यहां पे 3 है नीचे, तो 343 कोई नंबर का रेस टू 3 है. 7. तो 7 क्यूब इंटू ए रेस टू 12 द होल रेस टू 1/3. मतलब हिंट यहां से ही मिलता है कि कैसे सोचना है उसको. और तुम्हारे पास कैल्सी अलाउड है तो यू कैन इवन ट्राई इट ऑन कैल्सी, चेक कर सकते हो. अभी ये 1/5 5 को भी जाएगा और माइनस 10 को भी जाएगा. तो 5 इंटू 1/5 कैंसिल होके क्या हो जाएगा? 2 रेस टू 1. फिर ए रेस टू माइनस 10 इंटू 1/5 ये हो जाएगा ए रेस टू माइनस 2. करेक्ट. सेम वे यहां पे ये 1/3 7 क्यूब को भी जाएगा, 1/3 ए रेस टू 12 को भी जाएगा. तो 7 क्यूब इंटू 1/3 हो जाएगा 7 और ए रेस टू 12 इंटू 1/3 मतलब 12/3, तो इट इज 4. तो ये हो गया ए रेस टू 4. अभी नंबर्स मल्टीप्लाई कर दो. 2 और 7 का पावर 1 ही है, तो दिस विल बिकम 14. और यहां पे देखो बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन है. ए रेस टू माइनस 2 ए रेस टू 4, तो ए रेस टू पावर ऐड होएगा ना, तो दिस विल बिकम 14 ए रेस टू 2. समझ में आया? करो. दैट इज योर ऑप्शन ए. क्लियर? समझ में आया? एनी डाउट्स? थॉट प्रोसेस धीरे धीरे डेवलप होएगा. फिलहाल ये क्लियर है. ठीक है, चलो वी वाइंड अप हियर. वी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीक. अभी लेक्चर आएगा तो वी स्टार्ट विद नेक्स्ट वीक.